Hello and good evening everyone and welcome to this live session. Yes, we are live now. Please confirm क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मुझे देख पा रहे हैं. Good evening Aanchal, good evening Sahil, good evening Shreya, Krishna, Manish, Yashika, Guddu. Good evening everyone. हर्ष पाठक, दो हर्ष हो गए भाई हमारे पास. हर्ष कंजानी, नालायक हर्ष कंजानी और हर्ष पाठक. ओके. प्रियंका, पुनीत, अवीशा, good evening everyone. Krishna Sharma, Rohit Calculator Sharma is also there. Very good and welcome everyone and welcome to this live session of IDT Indirect Tax. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. जी हाँ, आपका प्यारा, आपका फेवरेट, आपका राज दुलारा, आपका बहुत 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 चहेता सब्जेक्ट IDT इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं. और जी हाँ, ये हम सबका चहेता राज दुलारा सब्जेक्ट क्यों है, जरा कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में. यशिका शर्मा, गुड इवनिंग. नमन, गुड इवनिंग. मोहम्मद रियान, गुड इवनिंग. हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम. मोहम्मद रियान सबको वेलकम कर रहा है भाई. 3 बार मोहम्मद रियान सबको वेलकम कर रहा है. वेरी गुड. तो जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दो भाई, आईडीटी जो है हमारा चहीता राज दुलारा प्यारा सब्जेक्ट क्यों है, जरा चैट बॉक्स में बता दो. आईडीटी में से क्या खास बात है. ये रोहित कैलकुलेटर शर्मा ने पकड़ लिया. सर, नंबर 1 इजी है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेशन. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चों की तरह 1 + 1 = 2 है, ऐसा भी नहीं है. इजी है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेशन. और सबसे बड़ी बात, छोटा है, कम टाइम कंज्यूम करने के साथ साथ हमको ज्यादा मार्क्स देके जाएगा. थोड़ा टाइम हमारा कंज्यूम करेगा, मार्क्स ज्यादा देके जाएगा. तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि आईडीटी में हमारे लिए. स्कोरिंग है एंड इजी है. वेरी गुड. प्रगति, तनुप्रिया, सब ये जवाब दे रहे हैं. वेरी गुड जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आप सबका. अंकिता, गुड इवनिंग. प्रशांत शर्मा, सब्जेक्ट विद गोज विद कॉमन सेंस. हाँ, ये भी बात मनीष सही है, इसके अंदर कॉमन सेंस बहुत ज्यादा लगाते हैं. लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, ये सब बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं भाई, कि सब्जेक्ट इजी है, छोटा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन आप लोगों को एक बात मेरी माननी पड़ेगी और कायदे से माननी पड़ेगी भाई. इस सब्जेक्ट में नो चोरी चकारी, नो धोखेबाजी, कोई भी धोखाधड़ी मेरे साथ नहीं करेगा. कसम खाओ, गीता अगर आपके सामने रखी है, कुरान आपके सामने रखी है, तो आप उस पर हाथ रख के कसम खाओ कि हम आईडीटी को फुल फ्लेजेड तरीके से करेंगे. ये जो रिवीजन लेक्चर्स हैं, जो मैराथन लेक्चर्स हैं, ये सिर्फ हमारी प्रिपरेशन को और पुख्ता बनाने के लिए हैं. हम सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स नहीं देखेंगे भाई. ये नहीं कि हमने तो भाई सिर्फ रिवीजन लेक्चर देखे, बस ये रिवीजन लेक्चर के बेसिस पे हम लोग एग्जाम में जा रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई. आपको फुल फ्लेजेड लेक्चर देखने हैं, प्रॉपर लेक्चर देखने हैं, और प्रॉपर लेक्चर देखने के बाद आपको रिवीजन लेक्चर एज अ सपोर्टिंग आपकी प्रिपरेशन में एज अ सपोर्टिंग टूल को इस्तेमाल करना है. नॉट कि आप भी रिवीजन लेक्चर पे ही अपना पूरा का पूरा सिलेबस बेस कर दो, ऐसा आपको नहीं करना. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. तो आओ स्टार्ट करते हैं. और लॉजिकली बहुत अच्छा, अंकिता कह रही है सर लॉजिकली ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा. अच्छा, मतलब डीटी क्या इलॉजिकल है? डायरेक्ट टैक्सेशन में मैं ऊट पटांग ऐसे कोई उल्टी सीधी बातें करता रहता हूं, इलॉजिकल बातें जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बेतुकी बातें करता रहता हूं. हैं अंकिता डे. ओके, ओमकार विष्णु कह रहा है हाय सर, हेलो. यस, वेरी गुड. दीक्षा देखो कह रही है सर रेगुलर बैच कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से हम मैराथन लेक्चर में या रिवीजन लेक्चर में कनेक्ट हो रहे हैं. वेरी गुड. बिल्कुल यही बात है कि भाई आपको एक बार पहले रेगुलर लेक्चर पढ़ लो, उसके बाद इधर आ जाओ.
इंटरेस्टिंग भी है डीटी के मुकाबले। चलो बहुत हो गई तारीफें आईडीटी की, ठीक है। डीटी भी हमारा प्यारा भाई सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं एक भी नेगेटिव बात नहीं सुनूंगा। हाँ ठीक है, आईडीटी के बारे में पॉजिटिव बात करी तुमने, बहुत अच्छी बात है, बट डीटी भी हमारा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। दोनों ही बहुत प्यारे सब्जेक्ट हैं और गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, सरकार को जो पैसा मिलता है अपनी जरूरतों के लिए, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स ही होता है। चाहे डायरेक्ट टैक्सेशन हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो टैक्स से ही मिलता है, टैक्स से उनको पैसा अर्न करने का मौका मिलता है। देन टू इनकर पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितने भी पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर करती है, जो लोगों के भलाई के लिए एक्सपेंडिचर करने होते हैं, टैक्सेस से ही होते हैं, और कोई तरीका नहीं है भाई। और टैक्स की क्या खास बात है? कंपलसरी या इन्फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। गवर्नमेंट कंपलसरीली आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मांगती है। ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स में भी पढ़ चुके हैं, इससे थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये वाला टॉपिक मैं करवा रहा हूं, ठीक है सर। और फाइनली लेविड इन 2 वेज, 2 तरीके से टैक्स लेवी होता है भाई। एक तो डायरेक्ट टैक्स की तरह लेवी होता है, जो आपके इनकम में, वेल्थ में जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसकी तरह लेवी होता है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स में लेवी होता है, जो कि आपके कॉस्ट हैं, आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसमें ऐड करके आपसे रिकवर किया जाता है, जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जीएसटी। जीएसटी एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है भाई। ये आपके प्रोडक्ट में ऐड करके भाई रिकवर किया जाता है। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, ये है भाई इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो ये वाला हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। शिवा कह रहे सर मेरा कमेंट देखते नहीं आप। अरे तुम्हारा कमेंट है कहां शिवा? मैं तो देखा ही नहीं। ऑफिस ज्यादा प्रैक्टिकल डीटी है, अच्छा ऑफ कोर्स ज्यादा प्रैक्टिकल डीटी है, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ रियान ने से कहा, दीक्षा दोनों प्रैक्टिकल है। वेरी गुड, ऑल डन सर। डीटी आईडीटी के रेगुलर लेक्चर हो गए, वेरी गुड। ये हुई ना बात, जबरदस्त बात बोली है। डीटी आईडीटी के दोनों लेक्चर हो गए रेगुलर। अब रिवीजन करेंगे, मैराथन लेक्चर से रिवीजन करेंगे। वेरी गुड स्ट्रैटेजी, वेरी गुड। 80 मार्क्स आ जाएंगे भाई अगर ऐसा किया तो। हाँ जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का डेलिब्रेशन, विच इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। अच्छा ये भी कुछ कुछ याद है क्या? चलो तुमसे टेस्ट लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट टैक्स के भी रिवीजन लेक्चर में तुम्हें ये चीज पढ़ा चुका हूं। टेस्ट लेता हूं, ठीक है। बताओ जरा, इनडायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट और बर्डन, इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों पे होता है या सेम पर्सन पे होता है? इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों पे होता है या सेम लोगों पे होता है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। देखना मत, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों पे होता है या सेम लोग पे होता है इनडायरेक्ट टैक्स पे? जरा चैट बॉक्स में बता दो। वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर आ गया भाई, एक बार में आ गया। डिफरेंट 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 अलग 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 अलग। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मुझे पता लग गया ये टॉपिक भी हमने इनकम टैक्स में बहुत अच्छी तरह किया है ना, तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी आर्टिकल्स हम इंडायरेक्ट टैक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो जी, तो ये सारी बातें हमको इंडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझ में आ गई। अब आओ मुद्दे की बात छेड़ते हैं जरा, ठीक है। मुद्दे की बात छेड़ते हैं। मुद्दे की बात क्या है, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स की देश में जरूरत क्यों पड़ी। इनडायरेक्ट टैक्स की भाई जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है क्योंकि जो भी लोग कंजम्पशन करते हैं उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जैसे आपने भाई आप भाई साबुन खरीदने गए, आप दाल खरीदने गए, आप आटा खरीदने गए, आप राइस खरीदने गए, आप कंप्यूटर खरीदने गए, आप लैपटॉप खरीदने गए, आप मोबाइल फोन खरीदने गए, आप कूलर, गर्मियां आ गई हैं, कूलर खरीदने गए, एसी खरीदने गए, ब्लोअर खरीदने गए। आप जो भी चीज खरीदोगे बाजार से, गवर्नमेंट उस पर कुछ टैक्स लगाएगी जो वो अपने पास रिकवर कर लेगी। आपसे नहीं करेगी, दुकानदार से करेगी, दुकानदार वो गवर्नमेंट को दे देगा। किसके जेब से जाएगा वो टैक्स? टैक्स जाएगा आपकी जेब से। मतलब अगर मैं हूं तो मैं पे करूंगा, जैसे मान लो 100 रुपीज का चीज होगा तो मैं 18 रुपए और दूंगा। 18 रुपए देकर मैं गवर्नमेंट को भाई 118 रुपए मैं उस दुकानदार को दूंगा। दुकानदार 100 रुपए अपनी जेब में रखेगा, 18 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास दुकानदार दे देगा। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और इनडायरेक्टली ये टैक्सेशन आपके भाई इनकम को आपके खर्चे में ऐड हो जाता है। अब सर एक चीज बता दो, सर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स ले तो लिया, हमने जितने कमाई करी सर गवर्नमेंट ने उस पर तो टैक्स ले लिया, हमने जितनी अर्निंग करी, चाहे सैलरी की इनकम करी, चाहे हाउस प्रॉपर्टी करी, चाहे पीजीपी करी, सर उसमें गवर्नमेंट ने हमसे पैसे ले लिया, हमसे टैक्स ले लिया। अब दोबारा जरूरी है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स पे भी पैसे ले? दोबारा जरूरी है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में भी पैसे ले और हमारी कंजम्पशन पे भी पैसे ले? जी हाँ, ये जरूरी है।
गवर्नमेंट चाहती है कि इनकम पे तो आप टैक्स पे करो ही करो, उसके अलावा जितनी भी आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, जितनी भी सर्विसेज खरीदते हो, उस पर भी आप टैक्स पे करो। तो भाई गवर्नमेंट ये डेफिनेटली चाहती है। अब सर एक चीज बता दीजिए, इतना हो हल्ला हुआ है ना, आप लोग प्रॉब्लली तब अपने फाउंडेशन में रहे होंगे या स्कूल में रहे होंगे प्रॉब्ली, जब जीएसटी लॉन्च करा गया था, है ना, स्कूल में ही रहे होंगे, वैसे फाउंडेशन नहीं, स्कूल में रहे होंगे, बहुत पुरानी बात हो गई, 2017 की बात हुई। सर ये क्या हो हल्ला हुआ, क्या मतलब है भाई हो हल्ला का? भाई 2017 एक ऐतिहासिक साल हिंदुस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा, जहां पर कि जीएसटी लॉन्च करा गया था। सर ये बताओ कि जो पुराने वाले टैक्स होते थे, पता है पुराने वाले टैक्स कौन से होते थे? अपने प्यारे एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स। सर इतने प्यारे प्यारे ये पहले टैक्स हुआ करते थे। इनडायरेक्ट टैक्स में जो गवर्नमेंट हमारी कंजम्पशन पे टैक्स लेती थी, वो ये सारे टैक्सेस पहले के जमाने में लेती थी। वेरी गुड वेरी गुड, 1 जुलाई 2017, वेरी गुड। तो ये पुराने जमाने में ये हमारे टैक्स होते थे, जो पुराना जमाना क्या, 2017 की ही बात है, 2017 से पहले ये वाले सर टैक्सेस होते थे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसी क्या प्रॉब्लम आन पड़ी कि इन सब टैक्सेस को मिला के इनको इंटीग्रेट कर दिया गया एक टैक्स में। वन नेशन वन टैक्स का नारा पीएम मोदी ने लगाया, और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन, उन्होंने भाई लॉन्च कर दिया, क्या उन्होंने लॉन्च कर दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या प्रॉब्लम थी पुराने वाले हमारे टैक्सेस में, जो जीएसटी ने भाई खत्म करी, और जीएसटी के को लाने की मजबूरी थी? ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जो पुराने वाले टैक्सेस को खत्म करा गया कि भाई पुराने वाले टैक्सेस अब नहीं लगेंगे, इंडायरेक्ट टैक्स, अब नया रेजिम आएगा, हिंदुस्तान को एक नया टैक्स मिल गया, उस नए टैक्स का नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सर पहले बताओ पुराने वाले टैक्सेस में क्या दिक्कत थी, पुराने वाले टैक्सेस, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले दिक्कत बताता हूं भाई, पुराने वाले टैक्सेस में क्या दिक्कत थी। पुराने वाले टैक्स में ना बेसिकली दो दिक्कतें थी। एक थी मल्टीपल टैक्सेस और दूसरी थी मल्टी पॉइंट टैक्सेस। एक थी भाई मल्टीपल टैक्सेस, दूसरी थी मल्टी पॉइंट टैक्सेस। ये दो प्रॉब्लम थी हमारे पुराने वाले टैक्स में। अरे वाह, दीक्षा ने पहले ही बता दिया, वेरी गुड दीक्षा, दीक्षा के लिए सब क्लैपिंग करेंगे, ठीक है, दीक्षा ने पहले बता दिया भाई। सो दो टैक्सेस थे भाई, मोहम्मद रियान ने भी बता दिया, वेरी गुड। तो भाई दो प्रॉब्लम थी पुराने वाले टैक्स में। पुराने वाले टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी? मल्टीपल टैक्सेस और मल्टी पॉइंट टैक्सेस। सर इसका क्या मतलब होता है, सुनना भाई, मैं आज की डेट में कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, सपोज मैं क्या मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं लैपटॉप, ये मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है जिसके अंदर भाई आपके जितने कमेंट्स हैं वो मैं देख पा रहा हूं, एक स्क्रीन है जिसके अंदर मैं प्रॉपर कमेंट्स देख पा रहा हूं, आप नहीं देख पा रहे, मैं ये मैन्युफैक्चर करता हूं, ठीक है? अब प्रॉब्लम पता है क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, डायरेक्ट टैक्स तो मुझसे गवर्नमेंट ले रही है, इनडायरेक्ट टैक्स भी गवर्नमेंट मुझसे लेगी। अब गवर्नमेंट जब मैं इसको बना रहा हूं, जब मैं इसे मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तब मेरे से लेती थी एक्साइज ड्यूटी। फिर मैंने जहां से बनवाया उससे मैंने ये वाला जो भाई मेरा लैपटॉप था, मैंने इसे भेजा अलग अलग सिटीज में, पूरे इंडिया में अलग अलग सिटीज में मैंने इसको भेजा, क्योंकि मुझे लैपटॉप हर जगह बेचना है, ठीक है? उस समय गवर्नमेंट ने क्या लगाया? सेंट्रल सेल्स टैक्स। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेरे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, सबको ये भाई गुड्स भेज दिए गए, ठीक है? अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उसने अपने सारे रिटेलर्स को ये वाले गुड्स भेजे अपनी स्टेट में, ठीक है? जैसे मान लो दिल्ली है, पूरे दिल्ली एरिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हरियाणा है, हरियाणा का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने ये जो लैपटॉप्स हैं ये रिटेलर्स को जो दुकानों पर रखेंगे उनको भेजे, ठीक है? उस समय क्या लगा? उस समय लगा वैट। और फिर ये लैपटॉप जिसके भी घर पे जाएगा, उसको सपोज इंस्टॉलेशन की सर्विसेज चाहिए या और कोई सर्विसेज चाहिए लैपटॉप से रिलेटेड, ठीक है? तब क्या लगा? सर्विस टैक्स। तो कितनी नाइंसाफी है मिलॉर्ड, कितनी नाइंसाफी है मिलॉर्ड, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। प्रोडक्ट बन रहा है एक और आप इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे टैक्सेस ले रहे हो 4 बार। दिक्कत ये नहीं है कि हमें 4 बार टैक्स पे करना पड़ रहा है तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा बैठ रहा है, क्योंकि परसेंटेज लो कर दोगे तो टैक्स भाई कम भी बैठेगा। दिक्कत ये नहीं है 4 बार हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, दिक्कत ये है कि हमें 4 तरह की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ रही है, 4 तरह के अपने भाई ऑफिसर से डील करना पड़ रहा है, हमें 4 तरह के
महकमों में जाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाना पड़ रहा है, हमें 4 तरह के कंप्लायंसेस करने पड़ रहे हैं, ये हमें दिक्कत आती थी बहुत ज्यादा। और चारों का ही क्या नाम है? चारों का ही नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। भाई ये क्या मतलब हुआ? अब मान लो इनकम टैक्स के नाम पे मैं तुम्हें 4 भाई टैक्स लूं, हैं? मैं इनकम टैक्स के नाम पे 4 तुमसे टैक्स लूं, अच्छी बात है भाई, एक टैक्स लो। सैलरी पे एक बार टैक्स लो, हाउस प्रॉपर्टी पे एक बार टैक्स लो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे, कैपिटल गेन पे एक बार टैक्स लो, पीजीबीपी पे एक बार टैक्स लो। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स कहता था नहीं, मैं तो 4 टैक्स लूंगा। एक ही प्रोडक्ट पे 4 टैक्स लगते थे उस जमाने में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं भाई नहीं, ये तो गलत बात है, मल्टीपल टैक्सेस हमें इरेडिकेट करने हैं, हमें एक ही टैक्स लगाना है। अब चाहे वो बंदा मैन्युफैक्चर करे, चाहे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजे, चाहे वो कुछ भी करे, हमें तो एक ही टैक्स लगाना है। उस टैक्स का उन्होंने नाम रखा जीएसटी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो दूर करी वो दूर करी गवर्नमेंट ने कि भाई मल्टीपल टैक्सेस नहीं होने चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ एक होना चाहिए। अलग अलग भाई टैक्सेस अलग अलग पॉइंट पे एक ही प्रोडक्ट के लिए आप चार्ज कर रहे हो, बहुत नाइंसाफी है मिलॉर्ड, बहुत नाइंसाफी है। तो सबसे पहली दिक्कत, मल्टीपल टैक्सेस वर इरेडिकेटेड। अब एक और दिक्कत सुनना, मल्टीपल टैक्स की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, मल्टीपल टैक्स में ही एक और बात कर रहा हूं। अरे भाई सुनो, एक प्रोडक्ट ये जो लैपटॉप है, या तो ये गुड हो सकता है, गुड्स, ठीक है, और या ये सर्विसेज हो सकता है, दोनों में से एक ही तो होगा। या तो लैपटॉप गुड्स होगा या ये सर्विसेज होगा। अब भाई कमाल की बात यह है कि क्योंकि एक्साइज ड्यूटी एक अलग से एक्ट था और सर्विस टैक्स एक अलग से एक्ट था, तो सर्विस टैक्स वाले कहते थे भाई ये सर्विस है, और जो एक्साइज ड्यूटी वाले कहते थे वो कहते थे भाई ये गुड है। तो एक ही प्रोडक्ट को 2 अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे, एक बार उसे प्रोडक्ट बन के टैक्स देना पड़ता था, एक बार उसे सर्विसेज बन के टैक्स देना पड़ता था। अब मैं तुम्हें देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल। भाई रोहित शर्मा है, कितने टैक्स थे सांबा, कितने टैक्स थे सांबा? रोहित कह रहा है सांबा कितने टैक्स थे? रोहित शर्मा अभी आ रहा हूं मैं, तुम्ही पे आ रहा हूं। तो लड़का है रोहित शर्मा, ठीक है, मैंने रोहित को कहा रोहित 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 ने कहा हाँ सर। रोहित बताओ तुम लड़के हो या लड़की हो? रोहित जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ तुम लड़के हो या लड़की हो। रोहित बताएगा चैट बॉक्स में। अच्छा प्रियांक पटेल, मेरा नहीं देखा, अरे देख लिया प्रियांक पटेल, तुम्हारा भी देख लिया, वेरी गुड। राहुल डे का आंसर भी देख लिया, बलवंत सिंह नेगी का भी देख लिया। दूसरे सिस्टम में दिखता नहीं, हमारे मैसेज देख लेंगे थोड़ी देर में। वाह बलवंत नेगी, बहुत होशियार हो रहे हो तुम, है ना। 80+ मार्क्स लाएंगे सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं रोहित शर्मा से पूछ रहा हूं सर लड़के हो? रोहित कह रहा है लड़के हो, ठीक है। अब मैं रोहित से पता क्या कहता हूं, सुनो सुनो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोहित से क्या कहती है, नहीं नहीं रोहित तुम लड़की हो, रोहित तुम लड़के नहीं हो, तुम लड़की हो। और रोहित कह रहा है नहीं मैं तो लड़का हूं, और गवर्नमेंट क्या कह रही है, नहीं तुम लड़की हो। और भाई वहीं पर देखो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोहित को कह रही है रोहित तुम लड़की हो, और स्टेट गवर्नमेंट रोहित को कह रही है रोहित तुम लड़के हो। मतलब गवर्नमेंट अपने आप ही कंफ्यूज्ड है। गवर्नमेंट एक ही चीज को प्रोडक्ट भी कह रही है, सर्विस भी कह रही है, क्योंकि दोनों में एक्ट अलग अलग हुआ करते थे। तो क्योंकि एक्ट अलग अलग होते थे तो इसलिए एक्साइज ड्यूटी वाले कहते थे कि ये गुड है ताकि एक्साइज ड्यूटी लग जाए उस पर, और सर्विस टैक्स वाले कहते थे कि ये सर्विसेज है ताकि सर्विस टैक्स भी उस पर लग जाए। मैंने रियल लाइफ में ये एग्जाम्पल देखा है भाई, मैंने ऐसे इनवॉइसेस देखे हैं, मैंने ऐसे बिल देखे हैं, और जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा ऐसे बिल। किस चीज के थे? ओरेकल सॉफ्टवेयर। मैं ओरेकल का टैक्स एडवाइजर था जब मैं केपीएमजी में था। आई वाज हैंडलिंग एंटायर ओरेकल इंडियाज टैक्स लिटिगेशन, टैक्स केसेस। तो वहां गजब चीज देखी मैंने। मैं ओरेकल के सीएफओ के पास गया, मैंने कहा ओरेकल के सीएफओ जी जरा बताइए कैसी विचित्र सी विडंबना है, आप अपने ही डॉक्यूमेंट में आप एक बार सॉफ्टवेयर को गुड्स बोल रहे हो और एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हो, और दूसरी तरफ उसी इनवॉइस में आप इस ओरेकल के सॉफ्टवेयर को सर्विसेज बोल रहे हो और इस पे सर्विस टैक्स दे रहे हो, मतलब मल्टीपल टैक्स दे रहे हो एक ही चीज पे। सीएफओ कहता है सर ये बात तो हम भारत सरकार को समझा समझा के थक गए कि भाई एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स दोनों एक ही इनवॉइस पे नहीं लग सकता, लेकिन दोनों ही नहीं मानते। हम एक्साइज वालों के पास जाते हैं या सेल्स टैक्स वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं आपका सॉफ्टवेयर गुड है, ठीक है, और हम सर्विस टैक्स वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्विसेज है। तो मैं इस झंझट में नहीं पड़ता, मुझे आगे लिटिगेशन नहीं चाहिए, मुझे आगे भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। इस वजह से लोगों ने क्या कहा, लोगों ने इतनी गलत ये हरकत करनी शुरू कर, मतलब मजबूरी थी, लोगों का क्या कसूर भाई, दोनों लगाने शुरू कर दिए। एक ही इनवॉइस में मैंने ऐसा देखा है, उस पर एक्साइज या सेल्स टैक्स भी लगा होता है और सर्विस टैक्स भी लगा होता है। इतने दुखी हो चुके थे, भारत की जनता इतनी ज्यादा दुखी हो चुकी थी कि मल्टीपल टैक्सेस को इरेडिकेट करना जरूरी था।
भाई गवर्नमेंट से बोला गया आप पहले बैठ के डिसाइड कर लो, क्या डिसाइड करना है, ये डिसाइड कर लो कि भाई ये आपको जो टैक्सेस हैं वो कौन से वाले लेने हैं, या तो एक चीज गुड हो सकती है या एक चीज सर्विस हो सकती है, दोनों बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सबसे पहले तो मल्टीपल टैक्स को इरेडिकेट किया गया कि भाई मल्टीपल टैक्स नहीं लगने देंगे, एक ही चीज पे दो दो तीन तीन बार टैक्स नहीं लगने देंगे। सबसे पहली दिक्कत जो जीएसटी ने रिजॉल्व करी वो करी, मल्टीपल टैक्स को इरेडिकेट करा गया। दूसरी चीज जो जीएसटी ने करी, जो बहुत फायदे की चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, वो है मल्टी पॉइंट टैक्स को इरेडिकेट कर दिया गया। इसकी वजह से एक और दिक्कत होती थी भाई, टैक्स ऑन टैक्स। मल्टी पॉइंट टैक्स का क्या मतलब होता है? मल्टी पॉइंट टैक्स का ये मतलब होता था भाई, सपोज मेरी जो लैपटॉप की फैक्ट्री है वो गुजरात के अहमदाबाद में है, ठीक है, वहां मुझे जमीन सस्ती मिल गई, तो मैंने गुजरात के अहमदाबाद में फैक्ट्री बना ली अपनी, किस चीज की? लैपटॉप की फैक्ट्री बना ली, ठीक है। अब जब मैंने लैपटॉप की फैक्ट्री बनाई गुजरात के अहमदाबाद में, तो अब क्या होता था भाई, गुजरात से मैं अपना प्रोडक्ट ट्रांसफर पहले करता था मुंबई, क्योंकि मुंबई जो होता था वो एक मेजर हब होता था। मुंबई में मेरा एक वेयर हाउस होता है, बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है, तो मैं पहले गुजरात से अपने जो लैपटॉप थे उनको मुंबई में ट्रांसफर करता था, फिर मुंबई जो मेरा वेयर हाउस था वहां से मैं गुड्स को पूरे इंडिया में ट्रांसफर करता था अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, ठीक है। अब मल्टी पॉइंट टैक्स का क्या मतलब है भाई? मल्टी पॉइंट टैक्स का मतलब है सबसे पहले तो जब मैं उस लैपटॉप को बना रहा हूं तब मुझे एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, ठीक है। फिर जब मैंने उस गुड को गुजरात से मुंबई भेजा तब मैंने पहली बार टैक्स पे किया। फिर जब मैंने मुंबई से दिल्ली भेजा तो मैंने दूसरी बार टैक्स पे किया। फिर मैं जब दिल्ली से उसे चंडीगढ़ भेजा तो मैंने तीसरी बार टैक्स पे किया। मैं चंडीगढ़ से जब उसे पुणे भेजा तो मैंने तीसरी बार। अरे सर आप तो फ्रेम से ही चले गए, आप तो हमें, आप रियल में तो नहीं चले गए कहीं मुंबई पुणे चंडीगढ़? नहीं भाई नहीं, मैं रियल में नहीं चला गया पुणे चंडीगढ़, यहीं पर हूं भाई, समझा रहा हूं तुम्हें, भावुक हो जाता हूं, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूं। तो मल्टी पॉइंट टैक्स का मतलब है एक ही गुड पे बहुत सारी बार सेम टैक्स लगता था। वैल्यू एडेड टैक्स हर स्टेट का अलग अलग होता था, डी वैट दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स, एच वैट हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स, तमिलनाडु वैल्यू एडेड टैक्स, मध्य प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स, ऐसे पूरे देश में वैल्यू एडेड टैक्स अलग अलग होते थे और स्टेट के अलग अलग लॉ चलते थे, दादागिरी चलती थी हर एक स्टेट की। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात, जो टैक्सेस पहले पे करे हैं उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। सर इसका क्या मतलब होता है कि जो टैक्सेस पहले पे करे हैं उसका क्रेडिट नहीं मिलता? इसका क्या मतलब है, आओ जरा इस क्रेडिट की कहानी को जानते हैं, ठीक है। आओ जरा क्रेडिट की कहानी को जानते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से जीएसटी जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हो गया। ये क्रेडिट की क्या कहानी है भाई, सुनना जरा बात ध्यान से, ठीक है। अब देखो भाई, मैं लैपटॉप बनाता हूं और मैं लैपटॉप पता है कहां बनाता हूं? मैं लैपटॉप बनाता हूं गुजरात में। गुजरात में मैंने लैपटॉप बनाया, ठीक है। गुजरात में जब मैंने लैपटॉप बनाया तो मेरी जो कॉस्ट आई वो आई 50,000 रुपीज। और सपोज जो मुझे इस पे एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, इजी ताकि रेट रहे इसलिए ले रहा हूं, 10% पे करनी है, तो मेरा जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 55,000 रुपीज। मेरी कॉस्ट कितनी आ गई लैपटॉप बनाने की? 55,000 रुपीज। मैंने 55,000 रुपीज को अपने मुंबई के वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मुंबई में ये वाला जो लैपटॉप है ये सेव्ड रहा, वहां सिक्योर्ड रहा, और सिक्योर्ड रहने के बाद उसमें पैकिंग हुई, ठीक है। लैपटॉप की जो पैकिंग है वो मेरे मुंबई वाले वेयर हाउस में हुई, लैपटॉप की पैकिंग, ठीक है। तो 5,000 रुपए गया मुंबई में, और मुंबई में पैकिंग वैकिंग हुई, ठीक है। अब जो पैकिंग वैकिंग हुई उसके बाद जो ये वाला गुड बना वो बना 60,000 रुपीज का, ठीक है। तो मुंबई सरकार ने मेरे से कहा लाओ भाई मुंबई का वैट दे दो, वो तो तुमने एक्साइज ड्यूटी दी थी गुजरात में, अब लाओ मुंबई का वैट दे दो। हमने कहा ठीक है जी वैट ले लो, जो मतलब जो हमें देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मुंबई का मैंने वैट सपोज 10% पे किया, मुंबई वैट, तो मेरा जो कॉस्ट कितना हो गया, मेरा कॉस्ट हो गया 66,000 रुपीज। अब मैंने भारत सरकार से एक बात बोली, मैंने क्या बात बोली भारत सरकार से, जरा ध्यान से सुनना। मैंने भारत सरकार से बोला सुनो भाई भारत सरकार, मैंने 50,000 रुपए पे 10% का तो टैक्स ऑलरेडी गुजरात में दे दिया। अब जो मुंबई में काम हुआ, ठीक है, जो मुंबई में काम हुआ वो तो भाई 10,000 रुपए ज्यादा का हुआ ना, 60,000 का हुआ। जो एडिशनल वैल्यू एडिशन हुआ मुंबई में, जो एक्स्ट्रा काम हुआ वो तो 10,000 का हुआ ना। तो सर आप ऐसा करो, मेरे से जो मुंबई में टैक्स लो वो सिर्फ 10,000 रुपए पे लो, और या फिर ऐसा कर दो, सुनो ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं, या तो ऐसा कर दो जो टैक्स मैं ऑलरेडी गुजरात में पे कर चुका हूं 5,000 रुपए, उसको यहां से माइनस कर दो। यहां का टैक्स कितना बना? यहां का टैक्स बना भाई 6,000। तो आप ऐसा करो, जो मैं गुजरात में टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं 5,000, उसे माइनस कर दो और 1,000 रुपए मेरे से टैक्स ले लो।
भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 50,000 रुपए जिसका गुजरात गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स ले चुकी है, सेम का मुंबई गवर्नमेंट भी लेगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। 50,000 रुपए का तो ले चुके, 10,000 रुपए जो एडिशनल है आप उसका लो, मुंबई गवर्नमेंट से बोलो भाई जो मैंने मुंबई में काम किया आप उसका लो टैक्स। कायदे की बात तो ये कहती है ना भाई, जो प्रीवियस में टैक्स पे कर चुका हूं, जो मैंने प्रीवियसली टैक्स पे किया, ये जो 5,000 रुपए का मैंने यहां पर टैक्स पे किया, अरे भाई ये तो कम से कम दोबारा मत लो मेरे से। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बात बोली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक गवर्नमेंट अलग अलग गवर्नमेंट है और हर एक वैल्यू एडेड टैक्स अलग अलग वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब हर एक लॉ अलग अलग है, हर एक एक्ट अलग अलग बना हुआ है। दिल्ली का वैल्यू एडेड टैक्स अलग, हरियाणा का अलग, चंडीगढ़ का अलग, हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स अलग अलग बना हुआ है। इसीलिए तुमको जो टैक्स पे करना है वो भी अलग अलग पे करना पड़ेगा हर एक स्टेट का। हाँ ऐसा है, सुनो जरा मुंबई सरकार से पूछ के देख लो, अगर मुंबई सरकार तुम्हें गुजरात सरकार के 5,000 रुपए का बेनिफिट दे दे, माइनस करने के लिए तैयार हो जाए, ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम गए मुंबई सरकार के पास, अरे मालिक सुनो सरकार, मुंबई सरकार 5,000 रुपए का टैक्स तो हम गुजरात गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे के आ चुके हैं। सुनो भाई कम से कम 5,000 रुपए तो भाई दोबारा टैक्स मत लो ना, तुम 1,000 रुपए पे टैक्स ले लो जो तुम्हारा टैक्स बनता है। मुंबई सरकार कहती क्यों, मैं गुजरात सरकार से कहां मांगती फिरूंगी, जो आपने एक्साइज लिया है, गुजरात सरकार ने जो एक्साइज, एक्साइज तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, मैं कहां से मांगती फिरूंगी। नहीं भाई नहीं, मेरा कुछ नहीं, तुम्हें मुझे 60,000 पे 6,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। हमने कहा चलो भाई ठीक है, मजबूरी है। 66 रुपए की हमारी कॉस्टिंग बैठ गई। ठीक है, अब हम आगे आए मुंबई के बाद दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के अंदर 66,000 रुपीज की जो चीज थी, मैंने उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन किया, थोड़ा बहुत कुछ प्रोसेसिंग करी, थोड़ी बहुत और कुछ चीजें ऐड करी, और यहां मेरा कॉस्ट बन गया 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज मुझे यहाँ कॉस्ट बन गया। और यहां भी 10% का मुझे टैक्स देना पड़ा। तो मैंने टैक्स कितना दिया, मैंने टैक्स दिया 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज मैंने टैक्स दिया। कौन सी गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स दिया। अब यहां वही कहानी मेरे सामने रिपीट हुई भाई, वही कहानी। क्या कहानी सर, दिल्ली गवर्नमेंट माय बाप, अरे आप तो दिल वालों की दिल्ली होती है, आप तो बहुत दिल वाले बड़े आदमी हो भाई। मेरे से जो तुम टैक्स लो वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए पे लो, 60,000 माइनस 70,000 जो वैल्यू एडिशन हुआ है, तुम सिर्फ उतने अमाउंट पे भाई मेरे से टैक्स लो, उसके अलावा टैक्स मत लो। क्यों, क्योंकि मैं टैक्स तो ऑलरेडी पे करके आ रहा हूं, और वो भी पता है किस किस को पे करके आ रहा हूं। 5,000 रुपए गुजरात गवर्नमेंट को, 6,000 रुपए मुंबई गवर्नमेंट को, 11,000 रुपए का तो भाई मैं टैक्स ऑलरेडी पे करके आ रहा हूं। प्लीज मेरे पे रहम करो, मेरे को कुछ तो टैक्स में बेनिफिट दो। ये तो सारा का सारा 70,000 रुपए, 7,000 रुपए, मतलब 50,000 रुपए पे मैंने पहले गुजरात में टैक्स दिया, 60,000 रुपए पे मुंबई पे टैक्स दिया, तो 50,000 रुपए पे पहले गुजरात को टैक्स दिया, फिर 50,000 रुपए पे मुंबई को टैक्स दिया, और 50,000 रुपए पे अब दिल्ली वाले तुम दोबारा मुझसे टैक्स मांग रहे हो। कहां तक का इंसाफ है मिलॉर्ड, कहां तक का इंसाफ। तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, ये दिक्कत आती थी हर एक भाई मैन्युफैक्चरर को, हर एक बिजनेसमैन को जो इंडिया में बिजनेस करता था। यहां तक कि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती थी वो भी इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत हीन दृष्टि से देखती थी। मजाक उड़ता था भाई हमारा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ता था। वर्ल्ड वाइड लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि तुमने कर क्या रखा है अपने टैक्स सिस्टम का, हाँ ये क्या कर रखा है। चलो मजेदार बात तो अभी आनी बाकी है, मैं मजेदार बात तो तुम्हें अभी बताऊंगा। तो ये हो गया 77,000 रुपए, 77,000 रुपीज। और फाइनली दिल्ली वाला जो है वो अपने अल्टीमेट कस्टमर को भाई ये वाला गुड बेचेगा। और सपोज ये वाला कस्टमर जो है ये चंडीगढ़ से आ रहा है, ये दिल्ली में नहीं रहता, या तुम चंडीगढ़ गए इस वाले कस्टमर को भाई ये वाला गुड बेचने के लिए। तो जब चंडीगढ़ को ये वाला गुड बेचा गया तो भाई उस पर 77,000 रुपए पे तुमने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट लगाया, और 80,000 रुपए पे ये तो मैंने चंडीगढ़ वाले कस्टमर को भेजा। दोबारा गवर्नमेंट आ गई चंडीगढ़ की, और अब की बार गवर्नमेंट ने बोला 8,000 रुपए का हमको टैक्स दे दो भाई, 10% के रेट पे लाओ हमको टैक्स दे दो, 10% के रेट पे लाओ हमको टैक्स दे दो। अल्टीमेट कंज्यूमर को 80,000 रुपए का प्रोडक्ट पहुंचा, और 88,000 का, 88,000 का, 80,000 प्लस 10%, 88,000 का अल्टीमेट कस्टमर को भाई टैक्स के सहित गुड पहुंचा। अब कमाल की बात देखना, हर गवर्नमेंट यही कह रही है और पूरे दुनिया में चर्चा किया हुआ है, इंडिया में इंडायरेक्ट टैक्स कितना, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%। इंडिया में इंडायरेक्ट टैक्स कितना, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%। ऐसा पूरे वर्ल्ड में चर्चा कर दिया कि इंडिया में इंडायरेक्ट टैक्स टुच्चा सा, जरा सा, चुन्नू पुन्नू मुन्नू सा 10% का टैक्स रेट हम इंडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में ढिंडोरा पीट दिया। और अगर रियलिटी चेक करवाऊं, रियलिटी चेक सुनना, रियलिटी चेक क्या है, 5,000 रुपीज प्लस 6,000 रुपीज 11,000 रुपीज प्लस 7,000 रुपीज 18,000 रुपीज प्लस 8,000 रुपीज 26,000 रुपीज। भाई सुनना,
88,000 रुपए की चीज कस्टमर को गई है, 88,000 रुपए में से गवर्नमेंट ने कितने का टैक्स ले लिया? 26,000 रुपीज का गवर्नमेंट ने तुमसे टैक्स ले लिया। कैलकुलेटर शर्मा जरा बता दो कैलकुलेट करके कितना परसेंटेज का टैक्स हो गया, कितना परसेंटेज का टैक्स हो गया? 26,000 डिवाइड बाय 88,000, ये हो गया भाई 30% का टैक्स। 30% का इंडायरेक्ट टैक्स इंडिया के लोग वसूलते थे अपने व्यापारियों से। पूरा ले लो कंज्यूमर से, हाँ बिल्कुल, अल्टीमेट लेते तो कंज्यूमर से थे भाई, अल्टीमेट बर्डन तो कंज्यूमर के पास ही पड़ रहा है। लेकिन जरा ये देखो कितनी बुरी बात है भाई, बुरी बात क्या कि भाई हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम था वो इतना पुअर था जीएसटी आने से पहले कि भाई टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स लगता रहता था, टैक्स पे डबल ट्रिपल टैक्स लगता रहता था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। दिक्कत क्या होती थी? हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती थी जो सस्ती मिलनी चाहिए थी, और गवर्नमेंट भाई अपना पैसा कलेक्ट करती रहती थी। हर एक गवर्नमेंट को एक दूसरे से मतलब ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स दिल्ली का अलग एक्ट बना हुआ है, चंडीगढ़ का अलग है, बॉम्बे का अलग है, गुजरात का अलग है, सबका अलग अलग वैल्यू एडेड टैक्स बना हुआ है। तो सबको बिल्कुल क्योस वाली सिचुएशन होती थी, कोई भी एक दूसरे से भाई बात करके मिलके काम करने में राजी नहीं था। बस जो तुमने एड्स देखे हैं, पहले मैं बहुत दुखी था, टैक्सेस ने मेरा सारा प्रॉफिट को खा रखा था, लेकिन फिर हमारी जिंदगी में आया जीएसटी, 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 अब मैं बहुत खुशहाल हूं, मेरे टैक्सेस हो गए बहुत कम, आईटीसी क्रेडिट में मिल गया बहुत ज्यादा स्मूथ, मुझे मिल गया बहुत ज्यादा बेनिफिट, और अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करता हूं और बहुत ज्यादा अच्छी तरह जिंदगी जीता हूं। बस वही जो कन्वर्जन था ना, वो किया जीएसटी ने। जीएसटी ने सबसे पहली बात तो ये करी कि भाई मल्टीपल टैक्सेस इरेडिकेट कर दिए जाएंगे, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारी चीजों को इरेडिकेट कर दिया जाएगा, कोई अलग अलग टैक्स नहीं होगा, वन नेशन वन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ एक होगा जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जितने भी सरकार हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सबको एकजुट करके एक ही एक्ट के अंदर लेके आएंगे, ताकि कोई दो अलग अलग लोग अलग अलग बातें ना करें, एक ये ना कहें कि ये सर्विस और दूसरा ना कहें कि गुड है, सब मिलके एक ही डिसीजन लेंगे। सारी स्टेट को एकजुट करके लाया गया, सारे के सारे सारे के सारे गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एकजुट करके लाया गया और एकजुट करके उनको बनाया गया जीएसटी के लिए, भाई ससेप्टेबल जीएसटी के लिए उनको राजी करा गया और जीएसटी को लॉन्च करा गया। फायदा क्या? मल्टीपल टैक्सेस को इरेडिकेट करा गया, भाई मल्टीपल टैक्सेस नहीं होंगे, एक चीज पे एक ही भाई वो लगेगा। अब अगर रोहित शर्मा कहे कि मैं लड़का हूं, तो भाई वो लड़का ही है, लड़की नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कोई कहे लड़का है कोई कहे लड़की है, नहीं भाई नहीं, रोहित शर्मा लड़का ही है। तो भाई रोहित शर्मा को लड़के की कैटेगराइजेशन दी गई कि हाँ लड़का मतलब लड़का, तो कोई दो लोग नहीं करेंगे, कोई भी दो क्लासिफिकेशन नहीं होंगी, क्लासिफिकेशन विल बी सिंपल, क्योंकि एक्ट एक ही है तो सिंगल क्लासिफिकेशन होगी, अलग अलग एक्ट तो है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात भाई, जो भी टैक्स पे होगा उसका अलग, अगले लेवल पे जो टैक्स पे होगा उसका क्रेडिट अगले लेवल पे दिया जाएगा। टैक्सेस कभी भी टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स का नहीं होगा, हम लोग एक ही टैक्स पे दूसरा टैक्स कभी भी रिकवर नहीं करेंगे, और जो टैक्स तुमने एक बार पे कर दिया अगले लेवल पे, उस वाले टैक्स का तुम्हें माइनस होके, जैसे यहां मैंने माइनस करके दिखाया था ना, 6,000 में से 5,000 माइनस करके जो 1,000 रुपए बचा, आपको डिफरेंशियल पे ही टैक्स देना है। मतलब अगर आप 88,000 रुपए की चीज बेच रहे हो ना मार्केट में अल्टीमेट कंज्यूमर को, तो उस पर 10%, मतलब लगभग 8,000 रुपए का ही टैक्स लगेगा, इससे ज्यादा का टैक्स भाई नहीं लगेगा। ऐसा पूरा का पूरा मैकेनिज्म बनाया गया, और इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाया गया, इतना जबरदस्त भाई लॉन्च किया गया कि हमारे बाद, इंडिया में लॉन्च होने के बाद, दुबई ने भी हमारा वाला मॉडल कॉपी किया, दुबई में भी जीएसटी अप्लाई किया गया, और बिल्कुल जो इंडिया ने मॉडल बनाया था उसी मॉडल के बेसिस पे जीएसटी में भी अडॉप्शन। एक और बहुत मजेदार तुम्हें बात बताऊंगा जीएसटी के बारे में, अभी बताता हूं। उगता सूरज, एक्टर निखिल गुप्ता इज नालायक, मैं कोई एक्टर वैक्टर नहीं हूं। सब हंस रहे हैं, नालायक। विच एड वॉज दैट? अरे जो टीवी में एड आते हैं ऐसे उल्टे सीधे एड नहीं, पहले मैं बहुत मायूस था, ऐसे वाले, दैट वॉज निखिल सर पर्सनलाइज्ड एड। सर रोहित छत से कूद जाए। नहीं कूदेगा, ऐड याद रहेगा अभी हमें तो एग्जाम में। वेरी गुड, प्रोफेशनल। रोहित से कंसेप्ट याद रहेगा, हाँ रोहित से ये कंसेप्ट याद रहेगा, ठीक है। लड़का है रोहित, तू लड़का है या लड़की है? सर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर जीएसटी के तरीके से देखेंगे तो दिल्ली वाले केस में तो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आईटीसी तो हमारे ज्यादा है ना, दिल्ली वाले केस में टैक्स नहीं लगेगा। तो कौन कह रहा है ये
ये मेरे से सवाल पूछा है अंजलि कुमार ने, वो कह रहे दिल्ली वाले केस में टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, थोड़ा सा तो लगेगा ना। देखो दिल्ली वाले केस में 7,000 रुपए का दिल्ली में टैक्स बना, ठीक है। अब 7,000 रुपए में से जो 6,000 रुपए पहले भाई ये पे हुए हैं, इसका माइनस करेंगे ना, तो 7,000 माइनस 6,000, 6,000 रुपए माइनस कर लेंगे। और या फिर अगर तुम यहां पर भी क्रेडिट दे दोगे ना, जैसे 5,000 6,000 का जो है वो आपने 5,000 का क्रेडिट करके पेमेंट करी 1,000 की, तो भी भाई यहां पर 7,000 माइनस 6,000 आपको 1,000 की तो पेमेंट करनी पड़ेगी। आप शायद इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आप यहां पर 7,000 में से 6,000 भी माइनस कर रहे हो, 5,000 भी माइनस कर रहे हो, आप दोनों माइनस कर रहे हो। दोनों नहीं माइनस करना, सिर्फ जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाला होता है ना वो माइनस करते हैं। खैर सुनो, ये कैलकुलेशन तो जब मैं जीएसटी पे आऊंगा, प्रॉपर कैलकुलेशन कराऊंगा, तो तुम्हें कैलकुलेशन तो बताऊंगा ही। कैलकुलेशन में भी क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई है ना। तो कैलकुलेशन की कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, वो मैं जब जीएसटी में अकाउंट कराऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। आज की क्लास का नाम क्या है? आज की क्लास का नाम है बेसिक्स ऑफ आईडीटी। तो आज हम सिर्फ चर्चा करने वाले हैं, आज हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, सिर्फ चर्चा करने वाले हैं, तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं जीएसटी से रिलेटेड। चलो भाई पीडीएफ खोल लो अपना। तो पीडीएफ के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली रिकवर किया जाता है उसके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ मजे करेंगे मनीष कह रहे, नालायक पढ़ाई भी करेंगे मजे के साथ साथ, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी में आएगा, वेरी गुड। देखो रोहित शर्मा ने पूरा पढ़ के आया, वो तभी से पता है। कृष्णा दुबे कह रहे कितने घंटे के लेक्चर होते हैं? हाँ सारी बातें तो मैं अभी बता दें, ठीक है। कितने घंटे के लेक्चर होते हैं, कितने क्वेश्चन कराएं, कितने थ्योरी कराएं, कितने पेजेस कराएं, सब कुछ तो मैं अभी बता दें कृष्णा दुबे। तुम रहोगे नहीं ना, ताकि यहाँ पर रुक जाओ, देख लेना कितने घंटे के लेक्चर होते हैं, कितने मिनट के लेक्चर होते हैं, कितने दिनों के लेक्चर होते हैं। नालायक, बेसिक पे चर्चा रोहित भाई अभी तक है, दैट्स ओके। चलो चलो आज स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन? इनडायरेक्ट टैक्सेशन के भाई फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और वो कंजम्पशन पे लगता है। वो आपकी इनकम पे या आपकी प्रॉपर्टी पे या आपके वेल्थ पे नहीं लगता, ठीक है। वो जो टैक्स लगता है वो आपके कंजम्पशन पे लगता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। सेकंड, इट्स अ बर्डन। इसका जो बर्डन है वो भाई सेलर के पास नहीं होता, अल्टीमेटली कंज्यूमर जो होते हैं वो इसका बर्डन झेलते हैं, ठीक है। तो इसका जो इंसिडेंस होता है, इंसिडेंस मतलब इसको पे कौन करता है? पे तो सेलर करता है जो गुड्स बेच रहा है, लेकिन जो बर्डन सहन करता है, बर्डन कौन सहन करता है? बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर सहन करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इन्फ्लेशनरी इन नेचर, हाँ भाई ये कॉस्ट बढ़ा देता है गुड्स की, ठीक है। हमारे जो गुड्स होते हैं ना उनकी कॉस्ट को बढ़ा देता है। तभी आपने कई बार सुना होगा दुकानदार पता है क्या कहता है, अगर भाई पक्का बिल नहीं लोगे ना तो मैं जीएसटी नहीं चार्ज करूंगा, तुम्हें सस्ता पड़ेगा, है ना। और अगर पक्का बिल ले लोगे तो मैं भाई जीएसटी चार्ज करूंगा, तुम्हें महंगा पड़ेगा, 18% ज्यादा एक्स्ट्रा पे कर देना। तो ये तुम्हें भाई दुकानदार बोलता है। तो टैक्स का जो बर्डन होता है ना वो अल्टीमेटली कंज्यूमर बियर करता है, इन्फ्लेशन नेचर का होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इन्फ्लेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स को बढ़ा देते हैं। आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो बढ़ता जाएगा अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो। बिल्कुल रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। अंजलि कुमार कह रही है सर इंपॉर्टेंट थ्योरी बता देना। भाई सुनो, एक बात क्लियर कर देता हूं जो कि मैंने डीटी में भी क्लियर करी है, ठीक है। बात सुन लो, बात यह है मैं जितनी भी यहां थ्योरी और प्रैक्टिकल करा रहा हूं मैराथन लेक्चर में, चाहे वो डीटी का हो चाहे आईडीटी का हो, वो इंपॉर्टेंट ही है भाई, तभी तो यहां पर मेंशन है। नहीं तो अपना रेगुलर बुक देखो उठा के, इतने छोटे नोट्स तो है नहीं रेगुलर नोट में, रेगुलर नोट में तो बहुत सारे भाई नोट हैं। तो प्लीज ये मत बोलना मेरे को, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें से इंपॉर्टेंट बता दो, इसमें से इंपॉर्टेंट ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, हम ना कर पाएंगे भाई, इसमें सब इंपॉर्टेंट नहीं। ये इंपॉर्टेंट ही है सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। सो ये आ गई बात, ये है शॉपकीपर को फायदा। प्रियंका कह रही है इससे शॉपकीपर को फायदा। अरे प्रियंका इससे तुम्हारे को भी तो फायदा है, तुमको जीएसटी नहीं पे करना पड़ रहा, तो इससे तुम्हारे को भी तो फायदा है, सिर्फ शॉपकीपर को फायदा थोड़ी है, इससे तुम्हारे को भी फायदा। प्रियांक पटेल कह रहा है एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो नालायक। प्रियांक पटेल कभी कभी ये भी बोल दिया करो सर आप पढ़ाते भी अच्छा हो, हैं तो ज्यादा मेरे दिल को संतुष्टि मिलेगी, मेरे को राहत मिलेगी ना। मैं तो अभी सोच रहा हूं मैं एक्टिंग ही ज्यादा अच्छी करता हूं। ओके, सो इन्फ्लेशन इन नेचर, सोशल वेलफेयर। तो भाई सोशल वेलफेयर होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। कैसे? गवर्नमेंट ना उन गुड्स को जिनको उससे ज्यादा प्रमोट नहीं करना होता उन पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा देती है, जैसे सिगरेट, ठीक है। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला, इन पे टैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत हैवी टैक्सेस होते हैं इन पे जो टैक्स का रेट है वो बहुत ज्यादा होता है। रोहित शर्मा हमको बताएगा। रोहित, जैसे सिगरेट का पैकेट होता है उसका क्या इस समय कॉस्ट चल रहा है मार्केट में?
सिन गुड्स भी हो सकते हैं, गुड्स जिनको डिस्करेज करना है भाई, है ना, जिन गुड्स को डिस्करेज करना है उन पर टैक्सेस बढ़ा दो, उन पे 28% 30% का टैक्स लगा दो। तो कोई मुझे बताएगा सिगरेट के पैकेट का क्या रेट चल रहा है, मतलब क्या होता है मार्केट में? बहुत एक्सपेंसिव होता है जो भी होता है, ठीक है, एक एक सिगरेट कॉस्ट्स अ लॉट, ठीक है। तो इस वजह से भाई ये सोशल वेलफेयर का भी काम करता है इंडायरेक्ट टैक्स की, हमारे हार्मफुल गुड्स होते हैं उन पे हायर रेट ऑफ टैक्स लगता है ताकि लोग उनको कम खरीदें, ताकि लोग उनको ज्यादा ना खरीदें। इसलिए नालायक मजाक कर रहा हूं मैं, कोई रोहित शर्मा कोई वो ये चीज रोहित शर्मा को थोड़ी पता होती है, बिल्कुल बिल्कुल रोहित शर्मा सही कह रहा है, तुम्हें थोड़ी पता है, मजाक कर रहा हूं मैं, मजाक। नालायक, अविशा नालायक कह रही है सर आपको पता होगा। अविशा नालायक, मैं तुम्हें सिगरेट पीने वाला लगता हूं है? तुम मिलो, तुम्हें बताता हूं मैं। वाइडर टैक्स बेस, तो भाई ज्यादा लोग इंडायरेक्ट टैक्स के कब्जे में होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में ना थ्रेशोल्ड होती है, मिनिमम थ्रेशोल्ड, कि भाई 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। इनकम टैक्स में इस तरह की थ्रेशोल्ड होती है, जो इंडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं होती। अगर एक गरीब से गरीब पर्सन जिसकी इनकम कुछ भी नहीं है वो मार्केट में सिगरेट खरीदने जाएगा, सॉरी मार्केट में टूथपेस्ट खरीदने जाएगा, तो भी उसे उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना एक अमीर आदमी को पे करना पड़ेगा। सो यहां पर कोई जो वाइडर टैक्स बेस होता है, मतलब ज्यादा लोग इंडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स बहुत कम लोग पे करते हैं जो अपनी इनकम को गवर्नमेंट को दिखाते हैं, 7 लाख रुपए तक तो वो एग्जेम्प्ट ही होती है। तो वाइडर टैक्स बेस है इन केस ऑफ इन इंडायरेक्ट टैक्स। फिर रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव का मतलब होता है जो चीज भाई नुकसानदायक होती है, जो चीज प्रोग्रेसिव नहीं है, ठीक है। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव मैं तुम्हें एग्जांपल डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है। इनकम टैक्स, हायर द इनकम हायर विल बी द इनकम टैक्स, आपकी इनकम जितनी हाई उतना ही आपका रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाता है। इन केस ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स, आपकी इनकम हो चाहे ना हो, चाहे हायर हो चाहे कम हो, इंडायरेक्ट टैक्स सेम पे करना पड़ता है सबको। अब देखो ऐसा तो नहीं होता ना कि मान लो पतंजलि का टूथपेस्ट है, ठीक है, मैं लेने गया परचूने की दुकान के पास, परचूने कहा अरे ये तो बहुत गरीब है, ये आ गए, चलो लो इंडायरेक्ट टैक्स, तुम्हें इंडायरेक्ट टैक्स तुम्हें 1% का दे दो, और मेरी जगह अंबानी चला गया, अंबानी पतंजलि का भाई टूथपेस्ट मांग रहा है परचूने से, तो परचूने कहता है सर आप तो बहुत अमीर आदमी हो, 1000 रुपए का इंडायरेक्ट टैक्स पे करो। ऐसा तो नहीं होता ना, इंडायरेक्ट टैक्स आदमी की अमीरी और गरीबी को देख के तो डिटरमाइन नहीं होता ना, नहीं सर। तो इंडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम होता है, मतलब वो सब पे सेम वार करता है। इंडायरेक्ट टैक्स दिल से सॉफ्ट नहीं है, इनकम टैक्स दिल से सॉफ्ट है, वो दिल का अच्छा आदमी है। इनकम टैक्स वो गरीबों से कम टैक्स लेता है, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेता है, लेकिन जो इंडायरेक्ट टैक्स होता है वो सबसे सेम टैक्स लेता है, इसलिए वो रिग्रेसिव नेचर है। ऑल पर्सन रिच और पुअर विल पे द सेम टैक्स, ये दिक्कत है इंडायरेक्ट टैक्स के पास। नो पिंच, अच्छा नो पिंच का क्या मतलब है सुनना जरा भाई। इंडायरेक्ट टैक्स पता नहीं चलता, इसलिए इसका डायरेक्टली अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप टूथपेस्ट लेने गए, वहां पर आपने इंडायरेक्ट टैक्स पे कर दिया, गुड्स में इंक्लूडेड था, आपको पता भी नहीं चला। जबकि इनकम टैक्स जो होता है वो आपको स्पेसिफिकली साल के एंड में पे करना पड़ता है। लो भाई लो, इस साल का मेरा खैर मेरा तो इनकम टैक्स बनता ही नहीं, क्योंकि मैं तो स्लैब से भी नीचे आता हूँ, मेरी इनकम स्लैब से भी नीचे है। लेकिन कुछ अमीर लोग होते हैं जिनका इनकम टैक्स बनता भी, तो भाई वो कहते हैं हमको 10 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करना है इस साल, तो 10 लाख रुपए इकट्ठे जाएंगे तुम्हारी जेब से, तो पिंच होगा, दिखेगा, है ना। जबकि जो इंडायरेक्ट टैक्स होता है पिंच नहीं होता, कि गुड्स के साथ जाता जा रहा है तो मैं पता भी नहीं लग रहा कितना तुमने टैक्स पे किया, तो इतना पिंच नहीं होता, ठीक है। सो इसलिए जो इंडायरेक्ट टैक्स है वो पिंच नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स पिंच ज्यादा होता है, मतलब पता लगता है, दिखाई देता है, पिंच ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक है सर। दर्द नहीं होता देते टाइम, चुभता नहीं है, वाह साकिब ने बोला है चुभता नहीं है। अभिषा कह रही है प्राइस में इंक्लूड होता है। पीयूष गुप्ता कह रहे हैं सर प्लीज नूमर करा देना आईडीटी के, पता नहीं पीयूष गुप्ता क्या बोल रहा है, कुछ अलग ही लैंग्वेज में बोल रहा है। अच्छा झूठ बोलना कब बंद करोगे आप? अच्छा न्यूमेरिकल, ओ हो वाह वाह, पीयूष गुप्ता 3 बार में पीयूष गुप्ता न्यूमेरिकल वर्ड को स्पेल कर पाया है। सर जिस दिन आप झूठ बोलना बंद कर दोगे मैं 80+ ले आऊंगा। नालायक। चलो सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, अब आ जाते हैं जीएसटी पे। जीएसटी के आने के बाद भाई क्या बेनिफिट हुआ, जीएसटी के आने के बाद क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई, भाई हमारे जो इंडायरेक्ट टैक्स था उसमें क्या पॉजिटिव चीजें हुई जीएसटी के आने के बाद। अब हम वो चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब देखो पहले क्या होता था, मान लो ये मेरी फैक्ट्री है और ये मेरा गोडाउन है, ये मेरा वेयर हाउस है जहां मैं माल को स्टोर करता हूं, ठीक है। ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा गोडाउन है। फैक्ट्री लोकेटेड है गुजरात में, गोडाउन लोकेटेड है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में मेरा ऑफिस है जहां से मैं पूरे इंडिया के ऑर्डर्स लेता हूं
और ऑर्डर्स को प्रोसेस करता हूं। मेरी मार्केटिंग टीम यहीं बैठी है, एडवर्टाइजमेंट टीम यहीं बैठती है, तो मेरे लैपटॉप जितने बने हैं वो सब मुंबई से ही पूरे इंडिया में जाते हैं। ठीक है, तो भाई गुजरात में फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पूरा माल बना और मुंबई जाके वो बिका, तो एक्चुअली बिकने की जो एक्टिविटी है वो मुंबई से कैरी आउट। पहले 2017 से पहले क्या होता था, गुजरात अपना टैक्स ले लेता था, महाराष्ट्र अपना टैक्स ले लेता, दोनों खुश, दोनों खुश, और जो कंज्यूमर है वो रो रहा है, दो जगह टैक्स पे किया एक ही चीज के लिए। अब क्या हो गया, जीएसटी आने के बाद, जीएसटी आने के बाद या तो गुजरात से टैक्स लिया जाएगा या महाराष्ट्र से टैक्स लिया जाएगा, दोनों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, मल्टी पॉइंट टैक्स नहीं होगा। जीएसटी ने सबसे पहले ये बात बोली, मल्टी पॉइंट टैक्स नहीं होगा, एक ही जगह से टैक्स लिया जाएगा, या तो गुजरात से ले लो या महाराष्ट्र से ले लो, दोनों से लोगे तो आईटीसी का क्रेडिट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब डिसाइड कर लो कि आपका सोर्स बेस्ड टैक्स होना चाहिए, सोर्स मतलब जहां से वो वाली ट्रांजैक्शन उठी, सोर्स बेस्ड टैक्स होना चाहिए, या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होना चाहिए। डेस्टिनेशन मतलब जहां वो गुड्स एक्चुअली जा रहा है, जहां वो गुड्स एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है, जहां वो गुड्स एक्चुअली में जिसका असल काम होगा, जो मार्केटिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेल्स होगा, जो उसका असल काम है, वहां से गुड्स का भाई टैक्स मिलेगा, या वहां जहां बन रहा है वहां मिलेगा। लड़ाई शुरू हो गई, सब गवर्नमेंट्स ने मिलकर डिसाइड किया दैट दिस शुड बी अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब अलग अलग, सोर्स स्टेट अपना टैक्स अलग ले रही है, डेस्टिनेशन स्टेट अपना टैक्स अलग ले रही है, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जो डेस्टिनेशन स्टेट है उसको हमेशा टैक्स रिकवर करने की प्रायोरिटी होगी, उसको हमेशा टैक्स का शेयर मिलेगा। इससे क्या हुआ, लड़ाई टूट गई। जो लड़ाई होती थी ना सोर्स में और डेस्टिनेशन में, उस लड़ाई को खत्म कर दिया गया। अब बहुत इजीली एक ही बेस है, बेस क्या है, बेस है भाई डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन जो है वही टैक्स को रिकवर करेगा। ठीक है सर। प्रियांक पटेल कह रहा है आप तो एनपीओ चलाते हो तो हमें रिफंड मिलेगा क्या? पहले कैश क्रेडिट इफेक्ट होती थी, अभी जीएसटी के आने के बाद वो इफेक्ट खत्म तो हो गया, कैश क्रेडिट इफेक्ट। अच्छा चलो, फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नंबर 2, वन नेशन वन टैक्स। मल्टीपल टैक्सेस को खत्म कर दिया गया, इवन जम्मू एंड कश्मीर में ही जीएसटी अप्लाई कर दिया गया, तो वन नेशन वन टैक्स, पूरे नेशन का एक टैक्स रखा गया। अच्छा, डुअल मॉडल रखा गया जीएसटी में। ठीक है, डुअल मॉडल रखा गया जीएसटी में। डुअल मॉडल क्या होता है, एक तो होता है भाई इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर अंदर ही जब गुड्स सप्लाई होंगे, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में रोहिणी से गुड्स सप्लाई हुआ लक्ष्मी नगर, या दरेगन से सप्लाई हुआ भाई राजौरी गार्डन, पीतमपुरा से गुड्स चले और सप्लाई हुए भाई एम्स मेडिकल, आईएनए। तो इस तरह जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी, जब स्टेट के अंदर अंदर सप्लाई होगी, जब दिल्ली के अंदर ही सप्लाई है, जब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहां पर भी हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। एक ही स्टेट के अंदर अंदर सप्लाई हो रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और वहां पर दो लोगों का हिस्सा होगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हिस्सा होगा ही होगा, ठीक है, और जिस स्टेट में वो ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। आधा आधा दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आधा आधा दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और जो दूसरा सेल्स होगी वो होगी इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब जब एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में जा रहा है, जब एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में जा रहा है, इसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई में क्योंकि दो स्टेट्स इन्वॉल्व है, अब यहां पर झगड़ा हो जाएगा कि कौन सी वाली स्टेट पहले भाई रिकवर करेगी, तो यहां पर क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है पहले, और आईजीएसटी फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिस स्टेट का वो हकदार होता है उसको आईजीएसटी दे दिया जाता है। तो इंटर स्टेट सप्लाई जहां आईजीएसटी लगता है, इसके भी दो टुकड़े होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका शेयर चला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को उसका शेयर चला जाता है। सो इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई आर द टू मॉडल्स अंडर विच जीएसटी इज करंटली मेड। ठीक है सर, बात समझ। निशा सिंह कह रही है वेयर दे आर कंज्यूम्ड, वेरी गुड निशा, बहुत अच्छे, जहां कंज्यूम होगा वहीं पर भाई। पीओएस, मिदत फातिमा कह रही है पीओएस पॉइंट ऑफ सप्लाई, वेरी गुड वेरी गुड। तो याद है सबको पॉइंट ऑफ सप्लाई का चैप्टर, इसका मतलब हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर, वेरी गुड। चलो ठीक है, आओ आगे चलते हैं। आगे कहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। भाई जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, जरा जिसने भी रेगुलर लेक्चर देखा हुआ है, एक्सपोर्ट्स का जरा हिंदी में नाम बता दो, हम हिंदी में एक्सपोर्ट्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के केस में क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट होते हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई माने जाते हैं। मतलब जब आप देश से बाहर कोई भी सामान भेज रहे हो तो हम उसे इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे कि आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करा है, तो इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। एंड आईजीएसटी विल बी चार्जेबल अलोंग विद द बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो आईजीएसटी चार्ज करा जाता है भाई इंपोर्ट्स के केस में। हाउएवर
जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट होता है इट विल बी अ जीरो रेट सप्लाई, मतलब उसमें कोई भी आप जीएसटी नहीं पे। अरे वाह वाह वाह, पता लग रहा है ना सब लोग, सब के सब लोग देख के आए हुए हैं क्या, रेगुलर बैच, जमाई सा, दामाद जी, वेरी गुड। जरा वो गाना बता दो कि दामाद जी वाला कौन सा गाना हमने रेगुलर क्लास में सुना था, हैं एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट जब आते थे तो हम उन्हें कैसे उनका स्वागत करते थे। वेरी गुड, अंजलि ने बिल्कुल सही बोला है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लगते सबको प्यारे, दामाद जी, वाह वाह वाह, सबको याद है भाई, सबको, वेरी गुड, नालायक सारे के सारे। चाहे प्रोविजन जीएसटी के याद ना हो तुम लोगों को, है ना, वो पूछूंगा वो नहीं याद आएंगे, लेकिन दामाद जी का गाना पूरा याद है क्योंकि सर आपने क्लास में गाया था, है ना। नालायक, ओ दीक्षा, नालायक दीक्षा जा कह रही है ला ला ला, अरे साउंड इफेक्ट देने को नहीं कहा तुम्हें, ला ला ला, दीक्षा कह रही है ला 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 नालायक, चुप रहो, कोई गाना वाना नहीं लग रहा। रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कौन कौन से रेट्स पे भाई लगता है आज के डेट में हिंदुस्तान में, कौन कौन से रेट्स हैं जीएसटी के ऊपर। तो देखो नालायक नरमन कह रहा है घर वाले सुन रहे सॉन्ग गाओ गाओ, नालायक नमन, जब घर वाले होते हैं तो ईयरफोन लगा के क्लासे लेते हैं, ठीक है, वो कहेंगे कैसे नालायक टीचर से तुमने क्लासे ले ली, रिफंड करवाओ पैसा अपना, नालायक। रेट ऑफ जीएसटी, द रेट ऑफ जीएसटी आर, तो इंडिया में आज के डेट में जो जीएसटी के रेट हैं वो है 0.5%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये रेट हैं जीएसटी के जो हिंदुस्तान में आज की डेट में है। अलग अलग गुड्स पे, अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग रेट हैं। ये रेट अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई के हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 28% जो है वो 14% और 14% में डिवाइड हो जाता है, 18% जो है वो 9% और 9% में डिवाइड हो जाता है। तो कुछ पोर्शन सीजीएसटी के पास जाता है, कुछ पोर्शन एसजीएसटी के पास जाता है। तो जो हमारे टैक्सेस हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, इंडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई में होते हैं। तो अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी में कॉमन एक ही रेट लगता है जो रेट हम पे कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नाउ टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई, भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टैक्स लगाया जाता है, जो भी आपकी सप्लाई की वैल्यू निकल के आती है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकल के आती है उस पर भाई टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, साकिब कह रहा है एक बार वो बोलो ना, ना 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 ना, क्या मुझे नहीं याद आ रहा कुछ, ईयरफोन कान में डाले डाले कान दुख गए सर। अच्छा, लेकिन नालायक जब मैं ऐसी कोई नालायक की भरी बात कर रहा हूँ या जब उल्टे सीधे कुछ गाने गा रहा हूँ तब तो डाल लिया करो ईयरफोन। सर क्या गाने गाते हो, वैभव हरवानी कह रहा है नालायक। सर हमको पुदीना वाला गाना भी याद है, बलवंत सिंह नेगी, चलो आने दो एक बार फिर उसमें भी करेंगे। हाँ भाई साहब, प्रियांक पटेल हैं, बलवंत सिंह, सबको गाना याद है भाई। और कोई बोल ही नहीं, राहुल डे, दलप्रीत कौर भी है, दलप्रीत कौर कुछ बोलो, कोई बोल नहीं, सादिक फातिमा, चंद्रकांत कुमार है, माधवी, कितने सारे लोग ऑनलाइन, आर्यन अग्रवाल, कोई कुछ बोल तो रहा है नहीं, चलो कोई नहीं। रजिस्ट्रेशन लेनी जरूरी होती है जीएसटी के अंदर। अगर आप जीएसटी के मिनिमम थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हो जिसमें कि जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेनी पड़ेगी अंडर द जीएसटी लॉ, उसी के बाद आप टैक्सेस पे कर सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बेसिस पे जीएसटी अच्छा बनता है, जिसके बेसिस पे जीएसटी सक्सेसफुल बनता है, वो क्या है भाई, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम जो पिछले स्टेज पे टैक्स पे करेंगे अगले स्टेज पे हमें उसका क्रेडिट मिल जाएगा, अगले स्टेज पे हमें उसका उतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये हम भाई अप्लाई करेंगे अपने टैक्सेस के अंदर, सो आईटीसी अप्लाई करेंगे टैक्सेस के अंदर। फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का फ्री फ्लो जीएसटी में भाई होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जब गुड्स जाएंगे तो भाई क्रेडिट का फ्री फ्लो होगा, एक पर्सन से आगे 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 भाई हमारा जो क्रेडिट है वो चलता चला जाएगा। आप जो गुड्स हैं, गुड्स को आप दिल्ली से वो गाना है ना, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, पटना से गई टाटा, फिर भी न मिला सजना, बिल्कुल वैसा गाना है। वही गाना हमारे गुड्स पे बोला होता है। गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गए, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट पे गए, स्टेट से चौथी स्टेट पे गए, चौथी स्टेट से पांचवी स्टेट पे गए, जहां जहां गुड्स ट्रैवल हो रहे हैं वहां आईटीसी का क्रेडिट फ्लो होता चला जाएगा, मतलब आपको टैक्स ऑन टैक्स देने की जरूरत नहीं है और हम आईटीसी का क्रेडिट हर जगह लेते चले जाएंगे। सो फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट इज देयर इन केस ऑफ जीएसटी, इसका सबसे बड़ा फीचर है, सबसे बड़ा फीचर है। ठीक है, इट इज अ चेन दैट फ्लोज फॉर आईटीसी। वेरी गुड, अविशा ने बहुत बढ़िया बोला है भाई, वेरी गुड अविशा।
चलो अब देखते हैं कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी आने के बाद जीएसटी में समा गए, जीएसटी के अंदर प्रवाहित हो गए। वो कौन कौन से टैक्सेस हैं देखो जरा भाई। जीएसटी से पहले इतने सारे टैक्स लगते थे, मतलब तुम गुड़ बना रहे हो एक, टैक्स लग रहे हैं 50। गुड़ बन रहा है एक, ये इतनी मतलब नाइंसाफी होती थी 2017 से पहले इंडिया में। और मैं गवाह हूं इस नाइंसाफी का कि मैंने तो इनवॉइस देखा है जहां एक ही इनवॉइस पे अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं। बहुत बुरा हालत थी जीएसटी आने से पहले, जब मल्टीपल टैक्सेस लगते थे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स, सरचार्जेस एंड सेस। सो दीज आर द सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस जो लगते थे। फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग टैक्स लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाए, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाए। स्टेट वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी। अब तुम लोग मुझे बता दो, ठीक है, चैट बॉक्स में जवाब दो, क्या ये सारे के सारे टैक्स जीएसटी के आने के बाद नेस्ते नाबूद हो गए, खत्म हो गए? जरा चैट बॉक्स में जवाब दो। जीएसटी आने के बाद क्या ये सारे के सारे टैक्स खत्म हो गए जीएसटी आने के बाद? चैट बॉक्स में जरा बात बता दो, जीएसटी आने के बाद क्या ये सारे के सारे टैक्स खत्म हो गए? इनको कांटा लगा दूं सारे के सारे टैक्स पे हैं जीएसटी आने के बाद, क्या ये सारे के सारे खत्म हो गए? ना 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 ना, वेरी वेरी गुड। और देखो सब ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना, वो साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, सब कह रहे नहीं। वेरी गुड जवाब, बहुत अच्छे भाई। नहीं भाई नहीं, इरेडिकेट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आज भी ये पुराने वाले टैक्सेस ही लगते हैं। जरा चैट बॉक्स में अगर तुम्हें याद है कुछ ऐसे प्रोडक्ट के नाम बता दो जो बेचारे मायूस, बेचारे पुराने, बेचारे ऐसे प्रोडक्ट जिन पे अभी भी ये पुराने वाले टैक्स लग रहे हैं, जिन पे अभी भी कैस्केडिंग इफेक्ट या टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट लग रहा है। वो कौन से वाले प्रोडक्ट हैं? जरा चैट बॉक्स में उनके एक दो के नाम बता दो। एक दो ऐसे प्रोडक्ट जिन पे अभी भी पुराने वाले टैक्स लग रहे हैं, जीएसटी जिन पे एप्लीकेबल नहीं होता, जरा चैट बॉक्स पे नाम बता दो। ड्रिंक, ये कौन सा गुड हुआ भाई? ड्रिंक, हाँ, लिकर इज द राइट आंसर, बिल्कुल। पेट्रोलियम इज द, अपने लिए तालियां बजा दो। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वेरी गुड। ड्रिंक, अंजलि कह रही है ड्रिंक, नालायक अंजलि, ड्रिंक क्या होता है? अल्कोहल बोलो, अल्कोहल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इस तरह के बहुत सारे गुड्स हैं जिन पे अभी भी पुराना जो एक्साइज, हाँ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है भाई। देखो पता लग रहा है कि तुम सब ऑलरेडी पूरा का पूरा जो अपना नॉर्मल वो है वो कोर्स करके आ रहे हो, वेरी गुड। इतनी देखो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लिकर, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी भी कुछ गुड्स हैं जिन पे लग रहे हैं, लेकिन मेजरली सारे गुड्स पे अब पुराने वाले टैक्स खत्म हो गए, नए वाले टैक्स आ गए हैं। अब ये हैं कुछ भाई ऐसे टैक्सेस जिन पे अभी भी पुराने वाले जो टैक्सेस हैं वो नहीं गए, ठीक है। कौन से टैक्सेस अभी भी नहीं गए? सेंट्रल कस्टम ड्यूटी अभी भी नहीं गई, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे गुड्स पर उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, ठीक है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं गई ऑन सर्टन गुड्स। स्टैम्प ड्यूटी नहीं गई अभी। स्टैम्प ड्यूटी आपकी लगती है जब आप कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, उस पर आपको स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। प्रोफेशनल टैक्स अभी भी है, मोटर व्हीकल टैक्स अभी भी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, तो ये सारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड ड्यूटी अभी भी आपके पास। बट फिर भी मेजरली बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। मेजरली उन्होंने अपना वन टैक्स वन नेशन का सपना साकार किया और बहुत ही अच्छे से साकार किया। तो आज आप तो हमेशा अपने लिए तालियां बजाते हो ना, तो आज भारत सरकार के लिए तालियां बजाओ, सब लोग तालियां बजाओ भारत सरकार के लिए कि उन्होंने एक इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में एक इतना बड़ा रेडिकल चेंज इन्फ्यूज किया और वो सक्सेसफुली उसको इंप्लीमेंट किया, जिसका नाम है जीएसटी। तो तालियां बजाओ जरा आज भारत सरकार के लिए। सर का आज गाने गाने का मूड है लग रहा है, नालायक ईशान जैन, मेरा पढ़ाने का मूड है, गाने गाने का मूड नहीं है, नालायक। चलो वेरी गुड, ठीक है। सो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इंपॉर्टेंट है भाई फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट। दिसंबर 2023 में पूछा गया था, दिसंबर 2019 में पूछा गया था कि भाई जीएसटी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो आईटीसी होता है, जो टैक्स का क्रेडिट होता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सीमलेसली फ्लो हो जाता है, आ जाता है। तो डबल टैक्स या कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता, सबसे बड़ा बेनिफिट। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्राइस गुड्स की कम हो जाती है, बहुत ज्यादा गुड्स की प्राइस कम हो जाती है। क्योंकि इमेजिन करो मेरा जो गुड था 88,000 रुपए में से 26,000 रुपए का तो टैक्स लगा हुआ था उसमें।
अगर 26,000 रिड्यूस करके उसमें 8,000 का टैक्स लगा लेते तो 88,000 में से 26,000 माइनस कर दो, 8,000 ऐड करो, उतना प्राइस आ जाता इसका। सोचो कितना कम हो जाता प्राइस, हमारे गुड्स का प्राइस कितना ज्यादा कम हो जाता है ना। तो भाई हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइस बन जाएगा जीएसटी के आने से। इंक्रीज इन रेवेन्यू एज अ नेशन, जब हम इकट्ठा मिलकर काम करेंगे और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब गुड्स दिल्ली से चल के महाराष्ट्र गए, ठीक है, दोनों जो गवर्नमेंट होती थी आपस में बात नहीं करती थी, कनेक्टेड नहीं होती थी। महाराष्ट्र वाले अपना अलग टैक्स ले रहे हैं और दिल्ली वाले अपना अलग टैक्स ले रहे हैं, दोनों अलग अलग टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, आपस में दोनों कनेक्टेड नहीं। अब गुड्स जो होते थे वो महाराष्ट्र से चलते थे, मान लो 50,000 किलो महाराष्ट्र से गुड चला और दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी गई 50,000 किलो माल दिल्ली जा रहा है। अब बदमाश ने क्या किया, जो ट्रक वाला था उसने गुड्स को दिल्ली आने से पहले पहले कोई और स्टेट में गुड्स को छोड़ दिया और दिल्ली तक सिर्फ 10,000 केजी पहुंचाया। तो दिल्ली गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला वो 10,000 केजी पे मिला, ठीक है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट आपस में बात ही नहीं कर रहे, है ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली को पास ऑन करने का मौका ही नहीं मिला कि 50,000 किलो तेरी तरफ भाई गुड्स आ रहा है, मौका ही नहीं मिला। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कलेक्ट किया, 10,000 केजी पे, जितना वहां पर आया, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कितना किया, 50,000 केजी, ठीक है। सो इस केस में क्या होता था, क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था दो गवर्नमेंट के बीच में, इस वजह से रेवेन्यू लीकेजेस बहुत ज्यादा होती थी, लोग ओवर स्मार्टनेस बहुत ज्यादा करते थे, लोग रेवेन्यू को बहुत ज्यादा कम पे करते थे गवर्नमेंट के पास। सास बहू रिलेशनशिप, मोहम्मद रियान कह रहे हैं सास बहू रिलेशनशिप, नालायक, कैसे कैसे एग्जांपल लेते हैं। चलो, तो जब गुड्स गए तो भाई जीएसटी जब आया, जीएसटी के बाद हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ा दोनों स्टेट्स के बीच में। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अगर 50,000 केजी माल गया दिल्ली गवर्नमेंट के पास, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉल करके पहले दिल्ली गवर्नमेंट को बता देगी 50,000 केजी माल तुम्हारे पास आ रहा है, टैक्सेस रिकवर कर लो। सो जो रेवेन्यू था वो बढ़ा, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर रखा गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भाई बढ़ा, ज्यादा टैक्स पेयर्स को टैक्स के नेट में लाया गया। इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मल्टीपल जगहों पे टैक्स नहीं पे करना पड़ता, मल्टीपल एक्ट्स नहीं करने पड़ते, इस वजह से जो हमारा टैक्स था वो इजी हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। वन नेशन वन टैक्स सबसे बड़ी बात है, भाई एक नेशन है हमारा, हम एक टैक्स पे करेंगे, ये बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब बेनिफिट ऑफ जीएसटी, स्पेसिफिक बेनिफिट मतलब किस किस लोगों को क्या क्या बेनिफिट हुए। बिजनेसमैन को कोई बेनिफिट हुआ, हाँ जी बहुत तगड़ा बेनिफिट हुआ, कंप्लायंसेस इजी हो गए, जहां पहले 4 टैक्स पे करने पड़ते थे एक गुड को बनाते हुए, 4 रिटर्न भरनी पड़ती थी, 4 लोगों को इंटीमेट करना पड़ता था, 4 जगह चालान भरना पड़ता था, 4 डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था और लाइजनिंग करनी पड़ती थी। अब सिर्फ एक में जाना है, जीएसटी डिपार्टमेंट, दैट्स इट, नोवेयर एल्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी कंप्लायंस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स एंड टैक्स स्ट्रक्चर। अब क्या है, हमें पता है हमारा लड़का लड़का है या लड़की, हमें पता है, हमें कंफ्यूजन नहीं है। भाई रोहित शर्मा लड़का है लड़की, हमें पता है, हमें कंफ्यूजन नहीं है। पहले क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी अलग, सर्विस टैक्स अलग, एक्साइज ड्यूटी अपने अलग बातें कर रहा है, सर्विस टैक्स अपनी अलग अलग बातें कर रहा है। अब तो एक ही टैक्स हो गया, जीएसटी टैक्स, है ना। तो अब जब एक ही टैक्स हो गया जीएसटी टैक्स, कंफ्यूजन खत्म हो गया बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए टैक्स रेट में यूनिफॉर्मिटी आ गई, टैक्स के स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी आ गई। अब बिजनेसमैन को पता है कि मेरे को कितना टैक्स देना है और क्या बोल के टैक्स देना है, क्या गुड्स बोल के टैक्स देना है या सर्विसेज बोल के टैक्स देना है, ये पता लग गया हमको अच्छे से, ठीक है, ठीक है सर। मॉम एंड रेखा बुआ रिलेशनशिप, ओमकार कर रहा है। चलो नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है भाई टैक्स ऑन टैक्स, जब आप एक ही टैक्स पे मल्टीपल टैक्सेस लगाते जाते हो उसे बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। तो आपका कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, मल्टीपल टैक्सेस आपको लगाने अवॉइड हो गए। इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, अब ऑब्वियसली जब प्राइस रिड्यूस होगा, जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगी, जब प्राइस रिड्यूस होगा तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, मतलब हमारा जो गुड्स है वो और ज्यादा अच्छे से मार्केट में चलेगा, वो और ज्यादा भाई सस्ते प्राइस पे मार्केट पे चलेगा। तो क्योंकि सस्ते प्राइस पे मार्केट में चलेगा, हम ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाएंगे अपने प्रोडक्ट का, तो ये हमारे लिए बेनिफिट। गेन टू मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम कर दिया गया एक ही टैक्स में। तो कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी का लॉ बनाया गया और सीएसटी को हटा दिया गया, सारे जो भाई मल्टीपल टैक्सेस थे उनको हटा दिया गया और एक टैक्स रखा गया। उस टैक्स का नाम क्या रखा गया, उस टैक्स का नाम रखा गया जीएसटी। तो ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात। अच्छा, गवर्नमेंट को भी कोई फायदा हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को? हाँ जी हाँ, फायदा हुआ। पहले आपस में लड़ते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे, तूने वैट लिया है, तू क्रेडिट दे, मैं क्यों दूं, मेरा ये वैट है, ये वैट मुझे दे, ये वैट तेरा नहीं है, ये वैट मेरा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होना चाहिए, सोर्स बेस्ड टैक्स होना चाहिए, ऐसे लड़ते रहते थे पहले गवर्नमेंट्स। जिसने पहले टैक्स छीन लिया उसने छीन लिया, अपने पास रख लिया,
और बेचारा जो टैक्स पेयर होता था उसे कई बार 2-2 बार टैक्स पे करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट आपस में लड़ती रहती थी पहले, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, सबके अलग अलग एक्ट बने हुए थे, कुछ ने अपने एक्ट में कुछ और कहा हुआ था, कुछ ने अपने लॉ में कुछ और कहा हुआ था, सब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, chaos था पूरी कंट्री में। So this was the kind of situation, but after GST it was simple and easy to administer because it was one nation one tax. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, हालांकि ये बड़ी मुश्किल बात थी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और बातें माने एक दूसरे की, लेकिन आए वो और रोबस्ट सिस्टम बनाया गया टैक्सेस को कलेक्ट करने का। बेटर कंट्रोल ऑन लीकेजेस, जो लोग टैक्सेस को चुराते थे उनकी पकड़ाई अब ज़्यादा भाई अच्छे से होने लगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लो में एक दूसरे गवर्नमेंट के पास बांटने लगे, गवर्नमेंट एक दूसरे से बात करने लगे, कॉलिंग पे बात करने लगे, हाँ भैया 50,000 किलो मटेरियल लेके वो दिल्ली जा रहा है, जरा देख ले तेरे पास 50,000 किलो आया या नहीं आया, बात करने लगे, कम्युनिकेशन होने लगी, ऑनलाइन सारी कम्युनिकेशन थी, IT एनेबल्ड, तो लीकेज रोकी गई। हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज हुआ। बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिला, क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत हमें प्रोडक्ट अपने यहाँ बनाने थे, उनकी प्राइसिंग कम हुई GST के आने के बाद, तो हम उन प्रोडक्ट्स को बना के बाहर भी बेचने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। अच्छा, कंज्यूमर का क्या बेनिफिट हुआ? कंज्यूमर का सबसे पहले तो बेनिफिट हुआ, प्राइस कम हो गया भाई। मैं कंज्यूमर बेचारा 88,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा, उसमें से 26,000 रुपए का मुझे इंडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था, मेरे लिए प्राइस कम हो गया, सबसे बड़ा बेनिफिट ये। तो कंज्यूमर का सबसे बड़ा बेनिफिट, सिंगल ट्रांसपेरेंट टैक्स प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ गुड्स। मेरे को एक बार टैक्स देना है और मुझे पता है कितना टैक्स देना है, और वो मेरे वैल्यू ऑफ गुड के अकॉर्डिंग है, जितना मेरे गुड की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मेरा टैक्स है। ज्यादा टैक्स मैं नहीं पे कर रहा, कम टैक्स पे कर रहा हूँ। दूसरा बेनिफिट, ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हुआ, जो टैक्स का अमाउंट था वो रिड्यूस हो गया बहुत ज्यादा एज अ कंज्यूमर। ठीक है सर। सर थ्योरी किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दो, ये देखो नालायक शिव शंकर सेठी ने कहा है कि थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दो, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब बाकी सारे स्टूडेंट्स देंगे। स्टूडेंट्स जरा जवाब दे दो शिव शंकर सेठी का, कि IDT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अब गवर्नमेंट को नेटवर्क आया, जी हाँ बिल्कुल मनीष सही कह रहा है। अब गवर्नमेंट का ना नेटवर्क, जैसे टॉइंग 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 टॉइंग, आपने क्रिश देखी होगी तो, है ना, क्रिश देखी है, उसमें एकदम नेटवर्क मिल जाता था, कैसा होता टॉइंग 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 टॉइंग, तो वो पूरा गवर्नमेंट को नेटवर्क आपस में मिल गया, और गवर्नमेंट को जो नेटवर्क आपस में मिला, सारी गवर्नमेंट्स आपस में कनेक्ट हो गई, ये हुआ स्टेट गवर्नमेंट सारी सारी आपस में कनेक्ट हो गई, बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं हाँ फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, अब ये लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिछले कई सारे अटेम्प्ट से बराबर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है, और प्योर थ्योरी है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें से आप समझ लो 4 से 5 नंबर की थ्योरी एक्सपेक्टेड है, जो आपकी मिल जाएगी। ठीक है, तो 5 से 6 नंबर की थ्योरी एक्सपेक्टेड है। चलो, सो GSTN, अब ये समझ लो क्या है GST नेटवर्क। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वो जादू आया था इंडिया में, जादू जादू, तो ना उसके ऐसे टॉइंग टॉइंग 2 लगे हुए थे एंटीना, है ना, वो जो एंटीना लगे हुए थे ना उसके, वो उसके नेटवर्क थे। अभी जो नेटवर्क थे ना, वो उसके ग्रह के लोगों से कनेक्टेड थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को भी ऐसा एक नेटवर्क चाहिए था, ऐसे सींग चाहिए थे 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के सर पे, ऐसे जो ऐसे होते रहे, ऐसे नेटवर्क की तरह बने, और वो जितनी और स्टेट गवर्नमेंट्स है ना उनसे कनेक्टेड रहे। जैसे वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी पे आप कनेक्टेड रहते हो ना बाकी सबसे, तो ऐसा एक नेटवर्क चाहिए था, ऐसा एक जादू चाहिए था, जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करे, यूनियन टेरिटरीज जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं पूरे इंडिया में, उन सबको आपस में कनेक्ट करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कनेक्टेड रहे। तो एक ऐसा नेटवर्क चाहिए था। ठीक है, वो नेटवर्क जादू, आज की दुनिया में सबसे बड़ा जादू है वो है IT सिस्टम्स, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। ठीक है, इंटरनेट, वेबसाइट, आजकल इतना बढ़िया सिस्टम है कि इंडिया में रहते रहते मैं जब भाई ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो वहां मुझे अपना ईमेल एक्सेस कर सकता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया से आपको पढ़ा सकता हूं। सोचो, सपोज मैं स्पेन में बैठा हूं और मुझे क्लास में लेने का मन कर रहा है, मैं ऐसे लाइव आ जाऊंगा आपके साथ, आपको पढ़ाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं इंडिया में हूं या स्पेन में हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा IT टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सुपीरियर हो गई है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी आ गई है, जिसकी वजह से भाई एक नेटवर्क बनाना बड़ा बड़ा इजी हो गया है, और GST में भी एक नेटवर्क बनाया गया। ये एक नेटवर्क ये बनाया गया GSTN, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह बनाया गया। स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है एक ऐसी संस्था का गठन करते हैं जिसका एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है, और इस संस्था का उद्देश्य था कि हम GST को सारे स्टेट्स में इक्वली कनेक्ट कर देंगे, सारी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे थ्रू अ कॉमन पोर्टल, थ्रू अ कॉमन वेबसाइट, एक वेबसाइट के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ,
आप लोग जरा मुझे बताओ, ये जो आप सिस्टम देख रहे हो, ठीक है, जिसपे मैं आपका पूरा वो देख पा रहा हूं, आपके सारे चैट देख पा रहा हूं, जो आपका सिस्टम है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया, आप सबको मेरे से जोड़ दिया। हम ना आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जबकि आप में से कोई महाराष्ट्र बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई गुजरात है, कोई तमिलनाडु है, कोई जम्मू एंड कश्मीर है, कोई पंजाब है, अलग अलग स्टेट से हो आप, लेकिन हम सब आपस में कनेक्ट हो गए। एक दूसरे के थॉट्स आपस में भाई हम लोग एक्सचेंज कर पा रहे हैं और ट्रांसपेरेंटली देख पा रहे हैं कि सर क्लास में क्या कर रहे हैं, मैं जो भी कर रहा हूं मैं वो आपको भाई दिखा पा रहा हूं, अपने मेरे स्क्रीन पे जो भी चल रहा है आप वो आराम से देख पा रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको अपनी फीस भी बता रहा हूं, ठीक है, 250 रुपीज पर क्लास में लेता हूं आपसे, मैं आपको फीस बता रहा हूं, मैं इतनी कम फीस लेता हूं, ट्रांसपेरेंटली आप देख पा रहे हो, हाँ भैया सर जो है वो कम फीस ले रहे हैं, तो आपको मैं फीस भी आपकी क्लियरली आपको बताता हूं, हमेशा बताता हूं, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंसी है, यही ट्रांसपेरेंसी जीएसटीएन में भी है, इस नेटवर्क में भी ट्रांसपेरेंसी है, हर हर स्टेट के लिए ट्रांसपेरेंसी है इस वाले नेटवर्क। सो जीएसटीएन इज अ प्लेटफॉर्म, वेरी गुड, शिवा का आंसर बिल्कुल ठीक, जीएसटीएन इज अ प्लेटफॉर्म। और जीएसटीएन जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है जिससे सब लोग कनेक्ट हो जाएं आपस में। इट्स अ कनेक्शन प्लेटफॉर्म, इट्स अ कनेक्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो जीएसटीएन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जिसे किसी स्पेशल पर्पस के लिए गठित किया गया है, विच इज अ कॉमन पोर्टल और प्लेटफॉर्म विच एक्ट्स एज क्लियरिंग हाउस। ये जो एक्ट करता है क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट करता है, मतलब मनी क्लियर रखता है, एंड वेरीफाई द क्लेम्स एंड इन्फॉर्म द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू ट्रांसफर द फंड्स। ये क्लेम को वेरीफाई करता है किसी गवर्नमेंट के और फंड्स को ट्रांसफर करने में मदद करता है। द जीएसटीएन इज डेवलपिंग अ कॉमन जीएसटी पोर्टल एंड एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी पोर्टल जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए भाई पोर्टल को भाई बनाता है। पेमेंट, रिटर्न, असेसमेंट, एमआईएस रिपोर्ट, सबके लिए जीएसटीएन जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, पेमेंट के लिए, रिटर्न के लिए, सबके लिए आपको सुविधा प्रोवाइड करता है जीएसटीएन का जो हमारा पोर्टल है। ऑन रजिस्ट्रेशन ऑन द कॉमन पोर्टल, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो कॉमन पोर्टल पे, ईच टैक्स पेयर विल रिसीव 15 अल्फा न्यूमेरिक पैन बेस्ड यूनिक जीएसटी नंबर। आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा जैसे आप इस भाई इसमें लॉगिन करोगे, और आप किस स्टेट के अंडर आओगे, कौन आपका स्टेट मेन स्टेट है, वो भी यहीं पर डिटरमाइन हो जाएगा जीएसटी। तो आपका जितना भी रेवेन्यू होगा वो स्टेट को आज जाएगा जिस स्टेट के अंडर आप रजिस्टर्ड हो। जैसे मैं दिल्ली में हूं, ठीक है, अब मेरा तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, क्योंकि मैं तो भाई थ्रेशोल्ड ही क्रॉस नहीं कर रहा, मैं तो फीस ही मेरी इतनी कम है। लेकिन जो भी टीचर्स हैं, जैसे उनकी थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो जाती है लिमिट, उनकी रेवेन्यू आना जाता है, तो जीएसटीएन नंबर लेना पड़ता है। तो जो जीएसटीएन नंबर है वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर आपको इसी वेबसाइट से मिलता है, और इस वेबसाइट में रजिस्टर होने का मतलब है मैं कनेक्ट हो गया दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। दिल्ली गवर्नमेंट के पास मैं रजिस्ट्रेशन ले लिया कि भाई मैं एक टीचर हूं जो मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूं और मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं, मैं गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड हूं, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन वुड बी इंटर आलिया। जरा इस वर्ड का मतलब बता दो, इंटर आलिया। आलिया भट्ट मत बोलना सर, आलिया भट्ट, इंटर आलिया वर्ड का मतलब बता दो जरा, झूठ ना बोलो सर, आप पर तो सरचार्ज लगता होगा, वो भी 25% स्लैब। एनपीओ तुम्हें पता तो है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सब मेरे ईयर में से खून निकल जाएगा ये बात सुन के। चलो अच्छा बता दो जरा, इंटर आलिया वर्ड का क्या मतलब होता है, इंटर आलिया वर्ड का क्या मतलब होता है। ओमकार कह रहा है इंक्लूड्स। अरे नालायक ओमकार, इंक्लूड्स इंक्लूड ऐसा हो सकता है क्या, इंक्लूड्स इंक्लूड, अगर इंटर आलिया वर्ड का मतलब इंक्लूड्स होता तो अगले वर्ड इंक्लूड क्यों लिखा होता। यस, अवीशा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, अवीशा के लिए तालियां, अवीशा के लिए तालियां। इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, मतलब ये जो लिस्ट लगी है इसके अलावा भी फंक्शंस हैं जीएसटीएन के, लेकिन यहां पर सिर्फ प्राइम फंक्शंस दिए गए हैं। अमंग अदर थिंग्स, और चीजों के अलावा, अमंग अदर थिंग्स ये भी फंक्शंस हैं जीएसटीएन के, इसके अलावा भी फंक्शन है, लेकिन ये हमने एक लिस्ट दी हुई है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवाओ भाई, जो लोगों की भी टोटल रेवेन्यू जो टर्नओवर होता है 20 लाख से ऊपर होता है, जैसा कि एक लिमिट है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, साइट पे जाके करोगे। फॉरवर्डिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स दो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, कंप्यूटेशन करो, आईजीएसटी को जो दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को, कंप्यूटेशन करो। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क, जो टैक्स भाई पे हुआ है, जो टैक्स रिसीव हुआ है, उसको आप बैंकिंग नेटवर्क से कंपेयर करो कि बैंक में भी उतना ही टैक्स भाई पे हुआ है या नहीं। ठीक है, सो बैंकिंग नेटवर्क से आप टैक्स जितना पे हुआ है बैंकिंग से आप कंपेयर करो। प्रोवाइडिंग एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी गवर्नमेंट को डिटेल चाहिए कि बताओ भाई इस महीने कितनी सेल्स हुई हैं, कितना कलेक्शन हुआ है, सारा गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पे दे सकती है, जीएसटीएन के लॉगिन में सारी गवर्नमेंट देख सकती है। प्रोवाइडिंग एनालिसिस फॉर टैक्स पेयर प्रोफाइल, टैक्स पेयर्स कितने हैं,
दिल्ली में कितने लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के अंडर, पूरा आपको टैक्स का जो डिटेल है, जैसे मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, कोई और टीचर है जो रजिस्टर्ड है, उसका पूरा डिटेल देखना है, दिल्ली गवर्नमेंट उसको देख सकती है उसके डिटेल को, ठीक है, टैक्स पेयर प्रोफाइल देखने को। रनिंग मैचिंग इंजन फॉर मैचिंग रिवर्सल रिक्लेम ऑफ आईटीसी, आईटीसी का जो क्लेम करना होता है, आईटीसी का जो डिडक्शन करना होता है, वो सारा डिडक्शन का डिटेल आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, कितना आईटीसी अवेलेबल है, कितना रिड्यूस हुआ, कितना पे करना है, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और भी हैं इसके अलावा। वेरी गुड, ओमकार ने सही जवाब बोला, ठीक है। सेलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटीएन, जीएसटीएन के सेलेंट फीचर्स क्या हैं भाई? ये मार्च 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ सेक्शन 25 कंपनी, सेक्शन 25 कंपनी की तरह भाई ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, 100% गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इसके फंक्शन है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, फाइल रिटर्न्स, मेक टैक्स पेमेंट, डेवलप बैक एंड मॉड्यूल, ये बैक एंड मॉड्यूल डेवलप करती है स्टेट्स के लिए, ताकि स्टेट्स अपनी डिटेल्स आराम से निकाल पाएं, जो जीएसटी की डिटेल्स हैं और जो सेल्स की डिटेल निकाल पाएं। इन्फोसिस जो है वो मैनेज करता है पूरे के पूरे पोर्टल को, और अपॉइंटेड मोर देन 70 जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, मोर देन 70 जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स अपॉइंट करे गए हैं, जो जीएसटी को भाई फैसिलिटेट करते हैं, लोगों को जीएसटी भरने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। सो दीज आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ द जीएसटीएन पोर्टल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? जी सर, इतनी बात समझ में आई। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या होमवर्क है, ये जितने भी एमसीक्यूज हैं आपको ये प्रॉपर्ली करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के अलावा कुछ एफएक्यूज हैं जो मैं हर जीएसटी के चैप्टर में भाई देता हूं, प्लस एफएक्यू के अलावा जितने भी पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आए हैं ना जीएसटी के, आपको वो जरूर करने हैं, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया तो जीएसटी में आपको 80% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर इतना आपने कर, तो इतना बस आप कर लो और आपका काम खत्म हो जाएगा। बेसिक्स हो गया डन फॉर द डे। यस अवीशा, बेसिक्स हो गया डन फॉर द टॉप पर तो नालायक रोहित शर्मा सर, अगर कोई बार बार बोल रहा है कि उसकी इनकम बहुत कम है और इनकम टैक्स रेट करवानी हो तो कहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं? नालायक मोहम्मद रियान, कोई टैक्स रेट वेट नहीं करा सकते, गवर्नमेंट टैक्स रेट करती है जब मतलब एक पर्सन करोड़ों रुपए कमा रहा हो। एमसीक्यू कर लेंगे, यस यस यस, चलो वेरी गुड। चलो ठीक है, आ गई आवाज? ये टून 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 क्या है मुझे नहीं पता, प्रियांक पटेल ऐसी उल्टी सीधी आवाजें निकाल रहा है। चलो ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, विल बी मीटिंग इन अ सब्सिक्वेंट सेशन। टिल दैट टाइम ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।